हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल यूअर्स लेवल अप। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। ये चैप्टर बाकी हर एक चैप्टर की तरह सिग्निफिकेंट चैप्टर है, बट इस चैप्टर में स्पेशल सिग्निफिकेंस ये है कि अगर आप 9th क्लास के ज्योग्राफी का पूरा एक कनेक्टिविटी बनाना चाहें तो इस चैप्टर को समझना बहुत ही जरूरी हो जाता है। बिकॉज इसके बाद जब आप चैप्टर पढ़ेंगे क्लाइमेट, इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे ड्रेनेज, इसके बाद आप चैप्टर पढ़ेंगे द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ, वो सब जो है कहीं ना कहीं इस चैप्टर से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चैप्टर को अच्छे से समझें। चलिए इस चैप्टर को शुरू करते। इंडिया एक वास्ट और वेरी रेड फॉर्म है। पहली लाइन इस चैप्टर की अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। वास्ट है, यस वी नो, इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। 3.22 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इसका एरिया है। अगर हम बात करें इसकी पोजीशन की इन केस ऑफ लैंड तो ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है हमारे वर्ल्ड में। यस, बट वास्ट के साथ साथ जो दूसरा वर्ड हमें देखने को मिलता है इस चैप्टर में वो है वेरिड लैंड फॉर्म्स। जी हाँ, यही हमारा मेन फोकस रहेगा इस चैप्टर में कि इंडिया में जो लैंड फॉर्म्स हैं वो डिफरेंट है। लैंड फॉर्म्स, द कंडीशन ऑफ द लैंड। कहीं पर आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको बिल्कुल प्लेन जमीन देखने को मिलेगी, कहीं पर आपको पेनिनसुलर प्लेट्यूज देखने को मिलेंगे, कहीं पर आपको डेजर्ट्स देखने को। अगर हम मंगोलिया की बात करें वहां पर हमें सिर्फ डेजर्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर हम नेपाल की बात करें हमें वहां पर सिर्फ माउंटेन्स देखने को मिलते हैं। लेकिन इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहां पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि छह डिफरेंट फिजियोग्राफिक डिविजन हमको देखने को मिलते हैं। अब पुरानी किताबों में इसके एवोल्यूशन के बारे में डिटेल में दिया था, अभी एनसीईआरटी से हटा दिया गया। बट पर्सनली मैं चाहता हूं कि आप इन डिटेल नहीं बल्कि एक छोटा सा ओवरव्यू जरूर समझे इस एवोल्यूशन का। हमारे पास अगर हम काफी पुरानी बात करें तो एक सिंगल पीस ऑफ लैंड था जिसका नाम था पेंजिया, और इसके पास ओशन, पैंथेलासा ओशन। आज यही पेंजिया सिंगल पीस ऑफ लैंड बोल लीजिए, एक सिंगल प्लेट बोल लीजिए, टूट करके डिफरेंट प्लेट्स में बिखर चुकी है। अब हम समझेंगे ये क्यों टूटी। हमारे पास डिफरेंट लेयर्स ऑफ अर्थ होती है, पढ़ते आए हैं, क्रस्ट, मेंटल, कोर। जो मेंटल होती है वहां पर हमारे पास मैग्मा जो है वो प्रेजेंट रहता है, मॉल्टन मैग्मा। अब ये जो प्लेट हमने बात की ऐसी मॉल्टन मैग्मा के ऊपर प्रेजेंट थी काफी लाखों करोड़ों साल पहले, लेकिन इस प्लेट्स में हल्के से कुछ क्रैक्स थे। इस मॉल्टन मैग्मा की हीट उन क्रैक्स से ऊपर जाती है और हमारी जो सिंगल प्लेट थी पेंजिया प्लेट वो टूट जाती है। टूटने के बाद ये डिफरेंट प्लेट्स में बिखर जाती है जो आज आप कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं। अब हमें अगर एवोल्यूशन समझनी है और स्पेशली इंडिया के फिजिकल फीचर्स हम पढ़ रहे हैं तो हम समझेंगे दो प्लेट्स के कॉरेस्पॉन्डिंग। जी, जब ये टूटेगी डिफरेंट प्लेट्स में, उसमें से दो प्लेट्स का आपको नाम याद रखना बच्चों। उन्हीं दो प्लेट्स पर निर्भर करने वाला है कि इंडिया की कौन कौन सी फिजिकल लैंड फॉर्म जो है वो चेंज होने वाली है। देखिए बच्चों, यहां पर हमारे पास यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है, ये भी पेंजिया लैंड से ही टूट करके गई। और यहां पर हमारे पास इंडियन प्लेट है। ये इंडियन प्लेट इस जगह पर थी किसी समय, और जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये मॉल्टन मैग्मा के ऊपर तैर रही है। और आप देखेंगे ये इस तरीके से तैरते जो है वो यूरेशियन प्लेट के पास पहुंच जाएगी और वहां जाकर के ये सेटल हो जाएगी। आज प्रेजेंट डे की बात करें तो इंडियन प्लेट जो है यूरेशियन प्लेट के बिल्कुल नीचे, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो जब ये यूरेशियन प्लेट की तरफ जाती है बीच में एक सी मिलती है, इसका नाम है टेथस सी। अब जब ये प्लेट यूरेशियन प्लेट की तरफ जा रही है, टेथस सी का जो मटेरियल है, मानेंगे आप, जो सेडिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, ये प्लेट जब जाती है उसकी तरफ तो, और ये प्लेट तो ऑलरेडी यहां पर है, ये प्लेट जब ऊपर की तरफ जा रही है और जाकर के यहां पर रुक जाएगी तो आप देखेंगे पानी तो सारा रिमूव हो जाएगा टेथस सी का, लेकिन जो उसके सेडिमेंट्स हैं वो प्लेट जाते जाते वो सेडिमेंट्स अपने साथ लेकर जाएगी और हम देखेंगे वो सेडिमेंट्स उभर करके ऊपर की तरफ आएंगे। वही सेडिमेंट्स जो है बच्चों, वही सेडिमेंट्स हमारे हिमालयन माउंटेन्स बनाने वाले।
वही सेडिमेंट्स हमारे हिमालयन माउंटेन्स बनाएंगे। अगर आप ध्यान से इस इंडियन प्लेट को देखें तो इंडियन प्लेट में ये पोर्शन तो अभी भी बच्चों प्रेजेंट है, जब ये यूरेशियन प्लेट से नहीं टकराई है तब भी ये वाला पोर्शन वहां पर प्रेजेंट है, लेकिन माउंटेन्स हमें यहां देखने को नहीं मिलते। लेकिन जब ये प्लेट टकराती है यूरेशियन प्लेट से तो थीसिस सी का जो डिपॉजिट्स थे, जो सेडिमेंट्स थे, उसको ये ऊपर की तरफ लेकर के आती है, फोल्ड करती है। एक तरीके से हम आगे पढ़ेंगे, जो हिमालयन माउंटेन्स है ये फोल्ड माउंटेन्स है, तो फोल्ड करती है। फोल्ड करने के बाद यहां पर कुछ माउंटेन्स बन जाते हैं, कुछ माउंटेन्स बन जाते हैं बच्चों, यही कहलाते हैं हमारे द हिमालयन माउंटेन्स। तो आई होप कि आज हमने जो इंट्रोडक्शन क्लास शुरू की थी, छोटी सी क्लास शुरू की थी, आप समझ पाए होंगे कि वेरिड लैंड फॉर्म्स का क्या मतलब है, और जो हमारी जो ये एवोल्यूशन थ्योरी है जो अभी कट चुकी है आपकी किताब से, बट स्टिल हमें ये पढ़ना जरूरी है बिकॉज काफी ज्यादा कंसेप्ट जो है इससे क्लियर हो जाते हैं। आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हैं हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आएं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, यूएस लेवल अप में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इंट्रोडक्शन क्लास में हमने पढ़ा था कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसका वेरिड लैंड फॉर्म है, और हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड फॉर्म की इंट्रोडक्शन हमने उस क्लास में देखी थी, जिसमें हमने हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द कोस्टल एरियाज, द डेजर्ट्स, द पेनिनसुलर प्लेट्यू और आइलैंड की बात की थी। आज हम उन्हीं में से एक द हिमालयन माउंटेन्स लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करें। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा आपको मैंने एवोल्यूशन का एक आइडिया दिया था कि जब एवोल्यूशन हुई थी मॉल्टन मैग्मा पे कैसे प्लेट जो है वो चल रही है, और हमारी जो इंडियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट के साथ जाकर के टकराती है और हमारे माउंटेन्स की क्रिएशन होती है। बट मैं आपको ये बता चुका हूं जो हमारी इंडियन प्लेट है वो तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी फ्रॉम द बिगिनिंग। जब हमारी पैंजिया लैंड टूटती है, डिफरेंट 7 कॉन्टिनेंट्स में टूटती है, डिफरेंट प्लेट्स में टूटती है, उसमें से यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट हमारे पास यहां पर मौजूद है। ये इंडियन प्लेट मॉल्टन मैग्मा पे चलते हुए ड्रिफ्ट करते हुए पहुंचती है यूरेशियन प्लेट के नीचे, और तब जाकर के क्रिएशन होती है हमारे माउंटेन्स की। बट बाकी एरिया जो हम देखते हैं हमारी इंडियन प्लेट का, वो तो माउंटेन्स के बनने से पहले ही एग्जिस्ट करता है। इसीलिए बच्चों जब हम हिमालयन माउंटेन्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ देखते हैं तो सबसे पहला वर्ड हमें दिखता है जियोलॉजिकली यंग एंड स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, जियोलॉजिकली यंग का मतलब है कि यस, जितने भी हमारे फिजियोग्राफिकल डिविजन्स है उसमें जो हमारे माउंटेन्स हैं, जहां हम कहें हमारे हिमालयन माउंटेन्स है, वो सबसे यंग है बच्चों। और स्ट्रक्चरली फोल्ड, क्योंकि ये यूरेशियन प्लेट के साथ टकराने के बाद फोल्ड हुए हैं, इसलिए इन्हें हम फोल्ड माउंटेन्स भी कहते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। बिल्कुल, अगर हम बात करें इंडियन मैप की तो यस, दिस इज अवर साउथ, दिस इज अवर वेस्ट, दिस इज अवर ईस्ट एंड दिस इज अवर नॉर्थ। और हम देखेंगे कि हमारे माउंटेन्स हमें नॉर्थ की तरफ मिलते हैं, तो बिल्कुल दीज आर लोकेटेड इन द नॉर्दर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। अभी हम जब क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन्स पढ़ेंगे तो उसमें हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, बट मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा ओवरव्यू यहीं पर देख लें इस पॉइंट का। अगर मैं बात करता हूं रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन, तो जो नदी पहले आ रही है वो पहली डायरेक्शन को सिंबलाइज करती है बच्चों, और जो नदी बाद में आ रही है वो दूसरी नदी की ओर इशारा करती है। अगर हम बात करें इंडस की, जो पाकिस्तान से शुरू होती है, इंडस रिवर पाकिस्तान में देखने को मिलेगी हमको, और ब्रह्मपुत्र एट द एंड ऑफ अवर ईस्टर्न स्टेट्स। हम जब अपने हिमालयन माउंटेन्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे हम देखेंगे कि इंडस रिवर से लेकर के ब्रह्मपुत्र रिवर के बीच में अगर हम फ्रॉम द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट की तरफ बढ़ेंगे बच्चों,
तो हम देखेंगे कि हमारे जो माउंटेन्स है वो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासिफाई किए गए हैं। इस पॉइंट से आपको यही बताना चाहता है एनसीईआरटी कि इट रन्स बिटवीन इंडस एंड ब्रह्मपुत्र रिवर इन वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन। वेस्ट से ईस्ट की तरफ चलते हुए माउंटेन्स रेंजेस जो है हमें देखने को मिलती हैं। वेस्ट में रिवर होती है हमारे पास स्टार्टिंग रिवर इंडस, और ईस्ट में द लास्ट रिवर जो हमें देखने को मिलेगी माउंटेन रेंज के एस्पेक्ट से वो रहेगी हमारी ब्रह्मपुत्र। बीच में हम पढ़ेंगे और भी रिवर्स के नाम, वो सब हम इसी के बाद क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े हम। हिमालयाज रिप्रेजेंट, बच्चे यहां पर द आएगा। हिमालयाज रिप्रेजेंट द लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। हिमालयाज जो है बच्चों वो लॉफ्टीएस्ट माउंटेन्स है। यस, अगर आपको ज्यादा माउंटेन रेंज की जानकारी नहीं है, बट आपने माउंट एवरेस्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। उसकी हाइट जो है 8900 प्लस है। और हम हिमालयन माउंटेन जो पढ़ेंगे हम देखेंगे इनकी एवरेज हाइट 6000 मीटर रहने वाली है। तो यस, दे आर द लॉफ्टीएस्ट, इसमें कोई शक नहीं है। ये लंबे हैं, काफी लंबे माउंटेन्स है। इनकी पीक्स जो है हमें देखने को मिलेंगी, काफी ऊंचाई तक इनकी पीक्स से रहने वाली, इसलिए वर्ड यूज करते हैं लॉफ्टीएस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर्स ऑफ द वर्ल्ड। यस, दे आर रफ, they are rough, they are uneven. These are the Himalayas. It covers about 2400 km of distance with its width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh. इस पॉइंट पे आप गौर कीजिएगा। अगर हम बात करें covers about 2400 of distance with its width varies from 400 km in Kashmir to 150 km in Arunachal Pradesh। ये हमें बताता है कि अगर हम इसकी आर्क की बात करें, हमारे हिमालय एक आर्क रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इस आर्क की लेंथ जो है वेस्ट से ईस्ट तक जाते हुए 2400 किलोमीटर है बच्चों, 2400 किलोमीटर। और अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो कश्मीर यानी कि हमारे यहां नॉर्दर्न साइड पे जो विड्थ रहने वाली है बच्चों हमारे हिमालयन माउंटेन्स की, वो रहेगी 400 किलोमीटर। दे आर मच वाइडर इन द डायरेक्शन ऑफ वेस्ट। बट अगर हम ईस्ट की तरफ जाएंगे तो यही विड्थ कम होकर के आ जाएगी बच्चों 150 किलोमीटर, जब हम अरुणाचल प्रदेश की बात करते हैं, द ईस्टर्न मोस्ट स्टेट ऑफ अवर कंट्री। नेक्स्ट लाइन की बात करें, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इस पॉइंट को थोड़ा सा गौर से समझना होगा आपको बच्चों। हालांकि हर एक पॉइंट बहुत जरूरी है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हमारे पूरे के पूरे कैरेक्टरिस्टिक्स को हाईलाइट करते हैं, और ये उन्हीं में से एक पॉइंट है। आप पढ़ते आए हैं बच्चों स्टार्टिंग से कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। देखिए जब हम बात करते हैं, देखिए बच्चों का अपना अपना तरीका, अपना अपना नजरिया लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को समझने का। जब मैं बच्चों को लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड समझाता हूं तो मैं उनको डायरेक्शन की मदद लेने को कहता हूं, क्योंकि वो बड़ा इजी रहता है। अगर हम नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ बच्चों, ऊपर से नीचे की तरफ, तो हम इसे कहते हैं लॉन्गिट्यूड। ऊपर से नीचे की तरफ हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं बच्चों। और डायरेक्शन वाइज अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाएंगे, इसे हम कहेंगे लैटिट्यूड। और सबका इसको मेमोराइज करने का अलग अलग तरीका है। कोई बोलता है ये लेटा हुआ है तो लैटिट्यूड है, व्हाटसोएवर, जिस तरीके से आप चाहें वैसे। लेकिन अगर हम बात करें इस लाइन की, द हिमालयाज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब जो मैंने आपको पॉइंट बताया नॉर्थ से साउथ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, दिस इज लैटिट्यूड, दिस इज लॉन्गिट्यूड, और यहां पर वर्ड यूज हुआ लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट। तो भाई 3 पैरेलल रेंजेस है। लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए 3 पैरेलल रेंजेस है। फिर से अगर हम छोटा सा मैप बनाएं, देखिए मैं आपको भी बोलूंगा कि जब कभी आप इन चीजों को समझेंगे विद रिस्पेक्ट टू डायरेक्शन, तो एक हाफ मैप जरूर बनाएं, इससे थोड़ा आइडिया हो जाता है। अगर ये हमारा साउथ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा नॉर्थ रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारा वेस्ट, ये हमारा ईस्ट, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट तो कैसे होगा बच्चों, नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो बस यही वो पॉइंट कहना चाहता है कि 3 पैरेलल रेंजेस आती है। दिस इज द फर्स्ट रेंज, दिस इज द फर्स्ट रेंज, दिस इज शोइंग द सेकंड रेंज, एंड दिस इज अवर थर्ड रेंज। इसे मार्क करेंगे हम फर्स्ट, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड। तो इस पॉइंट से यही बता रहा है आपको कि हमारे जो हिमालयाज हैं वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में बच्चों 3 पैरेलल रेंजेस बनाते हैं। दिस इज द फर्स्ट, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड। अगर हम बात करें फर्स्ट रेंज की, उसे हम कहते हैं हिमाद्री और ग्रेट और इनर हिमालयस। अगर हम बात करें सेकंड रेंज की, उसे हम कहते हैं हिमाचल और मिडल ऑफ हिमालयस। और अगर हम बात करें थर्ड रेंज की बच्चों, थर्ड रेंज बच्चों यहां पर नाम गलत लिखा है,
मिडल हिमालयास तो हिमाचल को कहते हैं, इनका नाम है बच्चों शिवालिक, शिवालिक और लेसर हिमालयास। ये 3 लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड में हमारे हिमालयाज आपको देखने को मिलेंगे। अब हम इन्हीं को पढ़ेंगे। हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड होगी उस पर आप देखेंगे कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाद्री, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिमाचल एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ शिवालिक हिमालयास। द ग्रेट और हिमाद्री और द इनर हिमालयास। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, इनर हिमालयास, इस पॉइंट को हम समझें। बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, ये इनर वर्ड जो है, मैंने आपको बोला 3 डिफरेंट रेंजेस ऑफ माउंटेन्स हैं। इसमें जो सबसे बाहर की तरफ दिख रही है आपको रेंज, हम उसकी बात कर रहे हैं, और मैं कह रहा हूं ये इनर हिमालयाज है। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए, यार ये तो आउटर हिमालयाज और इनको नाम दिया गया इनर हिमालयाज। हम बात कर रहे हैं इन हिमालयाज की जिन्हें हम हिमाद्री कहते हैं। मैं कह रहा हूं ये हमारे इनर हिमालयाज हैं। अब अकॉर्डिंग टू द मैप ऑफ इंडिया ये तो हमारे आउटर हिमालयाज होने चाहिए। चलिए अगर आप यहां पर बैठे हैं तो यहां से आप बोलेंगे ये हमारे आउटर हिमालयाज हैं। अगर नेपाल की बात करें, जो नेपाल में बैठ करके इन माउंटेन्स को देख रहा है, उसके लिए भाई ये इनर हिमालयाज हैं। बट यहां पर ऐसा एस्पेक्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप कहां पर बैठकर इसको देख रहे हैं, नो। ये बात है कि इसकी क्रिएशन कब हुई। जब कभी हम किसी चीज की क्रिएशन करते हैं तो सबसे पहले बनता है अंदर की तरफ, उसे हम बोलते हैं इनर। उसके बाद हर चीज उसके आउटर, उसके आउटर और उसके आउटर होता है। सिमिलर इज द सिचुएशन हियर। सबसे पहले हमारे पास बने हैं बच्चों हिमाद्री और द इनर हिमालयाज। सबसे पहले ये माउंटेन रेंजेस बनती हैं, इसलिए इनका नाम है इनर हिमालयाज। उसके बाद हमारे पास बनती है द सेकंड वन, दैट इज हिमाचल, एंड द थर्ड वन दैट इज शिवालिक। तो मैं चाहता था कि आपके मन से डाउट क्लियर हो जाए कि इन्हें क्यों इनर हिमालयाज बोलते हैं, बिकॉज इनकी जो फॉर्मेशन है वो सबसे पहले हुई। चलिए बच्चों, इनर हिमालयाज जैसे कि हम देख ही सकते हैं कि हमारी सबसे नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है। यस, नॉर्दर्न मोस्ट रेंजेस है, बहुत बढ़िया। मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ लॉफ्टीएस्ट पीक विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। हमारी जो ये इनर हिमालयाज हैं, जो ग्रेट हिमालयाज, हिमाद्री हिमालयाज, कोई एक नाम लेकर के आप चलो, हम उसी नाम को पकड़ के चलेंगे ताकि हमें बार बार अलग नाम नहीं लेने पड़े। तो हम इसे हिमाद्री के नाम से सिंबलाइज करते हैं। हिमाद्री हिमालयाज जो हमारे हैं बच्चों, हिमाद्री हिमालयाज की रेंज जो है वो कॉन्टिन्यूज है। अब आपको समझना है रेंज क्या है। एक माउंटेन, दिस इज अ सिंगल माउंटेन। जब एक माउंटेन, दूसरा माउंटेन, तीसरा माउंटेन, चौथा माउंटेन, इस तरीके से लगातार एक माउंटेन सीक्वेंस हमें देखने को मिलता है, इसे हम कहते हैं बच्चों रेंज। रेंज, द ग्रुप ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स, रेंज। और जो इसकी सबसे ऊपर वाली चोटी है बच्चों, हाईएस्ट पॉइंट, इसे हम कहते हैं पीक। ये 2 चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं मोस्ट कॉन्टिन्यूस रेंज। ये जो रेंज है, जो लगातार माउंटेन्स आपको दिखने को मिलेंगे, वो कॉन्टिन्यूस है बच्चों। और इन्हीं में आपको क्या मिलने वाली है, द लॉफ्टीएस्ट पीक। लॉफ्टीएस्ट पीक माउंट एवरेस्ट हमें यहां पर देखने को मिलेगा, कंचनजंगा हमें यहां पर देखने को मिलेगा, गॉडविन ऑस्टिन हमें यहां पर देखने को मिलेगा। तो यस, दे हैव सम लॉफ्टीएस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर्स। इन पहाड़ों में अगर आप सारे पहाड़ों की हाइट्स को प्लस करके नंबर ऑफ पहाड़ डिवाइड करेंगे तो जो एवरेज हाइट देखने को मिलेगी बच्चों आपको, वो कितनी होगी, 6000 मीटर्स। यानी कि एवरेज पहाड़ ही यहां पर 6000 मीटर का है। 6000 मीटर मतलब 6 किलोमीटर। यहां से ऊपर की तरफ हमें 6 किलोमीटर जाना है, तो आप समझ सकते हैं कितने लॉफ्टीएस्ट पहाड़ होंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ऑल द प्रोमिनेंट हिमालयन पीक्स। यस, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि मैक्सिमम जो प्रोमिनेंट, जो बड़े बड़े पहाड़ हैं, वो सब आपको कहां देखने को मिलेंगे, हमारे हिमाद्री हिमालयाज में। द फोल्ड ऑफ द ग्रेट हिमालयाज आर असिमेट्रिक इन नेचर। अब इस पॉइंट को थोड़ा समझेंगे आप। जैसे मैंने आपके सामने ये कुछ माउंटेन पीक्स बनाई हुई हैं, तो मैं आपको बोलूंगा बच्चों इनको 2 हिस्सों में बांट दो। यस, आप सेंटर से बांटेंगे, आप बोलोगे भैया ये और ये पोर्शन बिल्कुल इक्विवेलेंट है, दिस इज कॉल्ड अ सिमेट्रिकल डिफरेंशिएशन, सिमेट्रिकल। बट यहां पर क्या वर्ड यूज किया बच्चों, असिमेट्रिकल। असिमेट्रिकल, इसको समझेंगे। अगर हम बात करें हिमाद्री हिमालयाज की, तो इस तरीके से ये पहाड़ आता है, और अगर सिमेट्रिकल होता तो इसे यहीं से नीचे हो जाना चाहिए, बट नहीं, ये कहता है ये असिमेट्रिकल है। और असिमेट्रिकल है यानी कि यहां पर अगर हम देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा। और अगर हम इसको बीच से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे
एक तरफ इसकी स्लोपी है और एक तरफ इसकी प्लेन है, इसी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है असिमेट्रिकल इन नेचर, मींस इनकी दोनों साइड इक्विवेलेंट नहीं है, कहीं पर स्लोप ज्यादा होने वाली है, कहीं पर कम होने वाली है, तो ये असिमेट्रिकल वर्ड का मतलब ये है बच्चों। द कोर ऑफ दिस हिमालय इज मेड अप ऑफ ग्रेनाइट एंड इज पेरिनियली स्नोबाउंड। जो इन हिमालयास के कोर हैं, ये हिमालयास एक्चुअली बने किससे हैं? ये बच्चों ग्रेनाइट से बने हुए हैं, ये ग्रेनाइट से बने हुए हैं और इज पेरिनियली स्नो बाउंड, मतलब ये 12 के 12 यूजुअली 12 के 12 महीने जो है ये ढकी रहती है बच्चों बर्फ से। अगर हम लास्ट पॉइंट देखें, द नंबर ऑफ ग्लेशियर्स डिसेंड फ्रॉम दिस रेंज, इस रेंज में हमें काफी ग्लेशियर्स देखने को मिलते हैं। अगर आप 6th क्लास के अपने लैंडफॉर्म्स वाले चैप्टर को याद करें तो आपने वहां पर पढ़ा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था, पढ़ा था यूजेस ऑफ माउंटेन्स। माउंटेन्स के क्या क्या यूज है, और उसमें आपने पढ़ा था कि माउंटेन्स जो है हमारे लिए रिजर्वायर का काम करते हैं। माउंटेन्स जो है हमारे लिए पानी को रिजर्वायर, जैसे पानी को छुपा करके बचा करके रखता है, तो हमारे माउंटेन्स भी हमारे लिए वो काम करते हैं। तो अब हम बात कर रहे हैं कि वो पानी जो है किस रूप में माउंटेन्स में छुपा हुआ है, ग्लेशियर के रूप में। वहां पर अभी आपने पॉइंट पढ़ा कि पेरिनियली स्नो बाउंड है, बर्फ है, वो बर्फ जो है वहां से पिघल पिघल करके जो है पानी प्रोवाइड करती है नीचे। और वो जो ग्लेशियर्स हैं इस रेंज में काफी ग्लेशियर्स आपको देखने को मिलेंगे, गंगोत्री, यमुनोत्री, ये रेंजेस आपको कहां देखने को मिलेंगे बच्चों, द ग्रेट और द हिमाद्री हिमालयस। हिमाद्री के बाद बात करेंगे हम हिमाचल हिमालयस की। अगर आप गौर से देखें तो हिमाद्री के साउथ की तरफ हमें मिलेंगे हिमाचल हिमालयस, द रेंज लाइंग टू द साउथ ऑफ हिमाद्री, एब्सोल्युटली। बट अगर आप इसके नाम की ओर गौर करें, हिमाचल, लेसर, मिडल, मिडल क्योंकि ये हिमाद्री और शिवालिक के मिडल में आते हैं, लेसर क्योंकि इनकी एवरेज हाइट जो है वो लेस है एज कंपेयर टू दी हिमाद्री हिमालयस। फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, ये जो हमारे हिमाचल हिमालयस हैं ये फॉर्म्ड फ्रॉम हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक्स, मींस ये बहुत ही ज्यादा दबी हुई, कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बनी है। लेकिन अगर हमने हिमाद्री में जब हमने पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि हिमाद्री रॉक्स जो है ये ग्रे नाइट से बने हैं, तो ये जो है ये हाईली कंप्रेस्ड और अल्टर्ड रॉक से बने। एवरेज एल्टीट्यूड वेरीज फ्रॉम 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स। जब हमने हिमाद्री हिमालयस की बात की थी या हिमालयस की इन जनरल बात की थी, तो उनकी हाइट जो थी वो यूजुअली 6000 मीटर्स के लगभग रहती थी। बट जब हम हिमाचल हिमालयस की बात करेंगे तो इनकी हाइट कंपैरेटिवली कम है, 3700 मीटर्स टू 4500 मीटर्स, यानी कि वो 6 किलोमीटर तक ऊंचाई तक पहाड़ हमें देखने को मिलते थे इन केस ऑफ हिमाद्री हिमालयस। बट इन केस ऑफ हिमाचल हिमालयस एवरेज हाइट जो है वो 3700 से 4500 मीटर तक हमको देखने को मिलेगी। एवरेज विड्थ इज ऑफ 50 किलोमीटर। अगर हम हिमाद्री हिमालयस की बात करें तो उनकी एवरेज, अगर हम बात करते थे वेस्ट की तरफ तो 400 किलोमीटर की थी, और अगर हम बात करते थे ईस्ट की तरफ तो 150 किलोमीटर की थी। लेकिन इनकी ऑन एन एवरेज जो है विड्थ इन हिमालयस की वो 50 किलोमीटर है। हमने बात करी उनके हिमाद्री के इंपॉर्टेंट पीक्स की, तो उसमें हमें माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत जैसे पर्वत देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर हम बात करें हिमाचल हिमालयस की, तो हिमाचल हिमालयस जो है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट रेंज आती है पीर पंजाल रेंज बच्चों, और उसके साथ धौलाधार बहुत इंपॉर्टेंट रेंज रहेगी हमारी हिमाचल हिमालयस की, और महाभारत रेंज भी जो है वो हिमाचल हिमालयस की एग्जांपल्स में आती है। अगर आप यार ध्यान से छोटी सी बनाए डायग्राम को देखें तो आप देखें हिमाद्री हिमालयस की आर्क मैंने बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनाई है, और जो हिमाचल हिमालयस है इसकी डिफरेंट डिफरेंट आर्क्स बनाई है। ये पॉइंट ये दर्शाता है कि जो हिमाद्री हिमालयस है ये कॉन्टिन्यूस रेंज है। मैंने आपको बताया था बच्चों, रेंज जब काफी सारे माउंटेन्स एक साथ हमें देखने को मिलते हैं उसे हम रेंज कहते हैं। और वैसे ही अगर हम बात करें हिमाचल की, तो हिमाचल की आर्क सीधी नहीं है। इसका मतलब यह है कि ये जो हिमाचल हिमालयस है ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये डिसकॉन्टिन्यूस है, ये हिमाद्री हिमालयस की तरह कॉन्टिन्यूस रेंज नहीं बनाते, ये डिसकॉन्टिन्यूस है। अगर हमें एक जगह पे पीर पंजाल रेंज मिलेगी तो एक रेंज खत्म होने के बाद सेकंड रेंज जो हमें धौलाधार की देखने को मिलती है, उसके बाद काफी आगे आने के बाद हमें महाभारत रेंज देखने को मिलती है। तो ये डिसकॉन्टिन्यूटी ये दर्शाता है। फॉर्म्स वैली ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू। देखिए फेमस वैलीज ऑफ कश्मीर, कांगड़ा एंड कुल्लू वैली आर फाउंड इन दिस हिमालय। अगर हम हिमाचल हिमालयस की बात करें बच्चों, तो
जो आप कश्मीर, आप में से कोई ना कोई तो जरूर घूमने गया होगा, आप नहीं गए होंगे तो आपके घर वाले जरूर गए होंगे, रिश्तेदार जरूर गए होंगे। तो जब वो कश्मीर घूमने जाते हैं, एक्चुअली वो कश्मीर नहीं बल्कि एक कश्मीर वैली में घूम रहे हैं, कांगड़ा वैली में घूम रहे हैं, हिमाचल में देखने को मिलेगा हमको, और कुल्लू वैली ये भी हिमाचल में आता है। तो ये वैली क्या है बच्चों? जब एक माउंटेन रेंज और दूसरे माउंटेन रेंज के बीच में काफी स्पेस बचता है, मैंने अभी बताया ये डिसकंटिन्यूज है, वो स्पेस जो है बच्चों वो एक वैली क्रिएट करता है। और अगर आप ये देखें, अगर ये एक माउंटेन है और ये दूसरा माउंटेन है, तो इनके बीच के जो स्पेस है बच्चों, ये हमें एक वैली प्रोवाइड करता है। और जो ये वैली है, ये कश्मीर वैली, कांगड़ा वैली, कुल्लू वैली, ये तीनों बच्चों हिमाचल हिमालयास की रेंज में आते हैं। अब बच्चों हम हिमाद्री पढ़ चुके हैं, हिमाचल पढ़ चुके हैं, अब हम बात करेंगे अपने थर्ड टाइप ऑफ हिमालयास की बच्चों, और जो होंगे हमारे शिवालिक हिमालयास। अब हम बात करेंगे बच्चों हमारे थर्ड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट के हिमालयास की, जिनका नाम है शिवालिक हिमालयास और द आउटर हिमालयास। ये इनर थे बच्चों, अब ये सबसे बाहर वाले हैं, तो ये आउटर हिमालयास कहलाएंगे। दीज आर द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालयास। यस, दीज आर द आउटर मोस्ट। अगर ये इनर है तो डेफिनेटली दीज आर द आउटर मोस्ट रेंजेस। एक्सटेंड ओवर अ विड्थ ऑफ 10 to 50 किलोमीटर। हमने देखा जो सबसे पहले हमारे पास हिमाद्री हिमालयास थी, उनकी जो विड्थ है 400 to 150 के लगभग। फिर हमने देखा जो हमारे पास हिमाचली हिमालयास हैं, उनकी जो विड्थ थी वो 50 किलोमीटर के लगभग थी। लेकिन हमारे पास जब ये शिवालिक माउंटेन्स आते हैं, शिवालिक हिमालयास आते हैं, तो हम देखते हैं उनकी जो विड्थ है वो 10 to 15 किलोमीटर के बीच में रह जाती है। और एल्टीट्यूड जो इनका है वो वेरी करता है 900 to 1100 मीटर। हिमाद्री 6000 मीटर, हिमाचल 3700 to 4500 मीटर, और शिवालिक माउंटेन्स की जो विड्थ है बच्चों वो 900 and 1100 मीटर के बीच में वेरी करती है। These are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from main Himalayas। अब ये जो शिवालिक हिमालयास है, एक्चुअली इनकी फॉर्मेशन को ये लाइन जो है वो डिस्क्राइब करती है कि ये फॉर्म कैसे हुए हैं। जो हमारे हिमाद्री और हिमाचल हिमालयास हैं, उनसे जब रिवर्स काफी सेडिमेंट्स बहा करके नीचे लेकर के आती है बच्चों, तो वो जब एक जगह पे सेटल डाउन हो जाते हैं, तो हमारे पास शिवालिक हिमालयास की जो है फॉर्मेशन होती है। तो यहां पर जो वर्ड यूज किया है अनकंसोलिडेटेड, अनसेटल्ड, ये सेटल्ड नहीं है। अगर ये सेटल होते ऊपर तो ये रिवर के द्वारा नीचे नहीं लाए जाते, ये उधर अनसेटल्ड कंडीशन में थे जब रिवर्स वहां से बहते हुए आती है। हमने हिमाद्री में पढ़ा था कि रिवर्स हमारे रिजर्वायर का काम करती है और वो चीजों को बहा करके नीचे लेकर के आती है। रिजर्वायर है हमारे पास वो, तो वो जब सेडिमेंट्स को नीचे लेकर के बहा करके ले आती है, जो सेडिमेंट्स वहां पर सेटल नहीं हुए थे, तो वो कहां पर आकर सेटल हो जाते हैं, थोड़ा सा नीचे आकर के, और वो शिवालिक हिमालयास जो है उन्हीं से मिलकर के बना हुआ है। बहुत बढ़िया पॉइंट है। फिर कहते हैं दीज वैलीज आर कवर्ड विद थिक ग्रेवल एंड अलुवियल। इस पॉइंट को समझें। ग्रेवल मींस अनसेटल्ड और अलुवियल मींस फर्टाइल सेडिमेंट्स। तो ये दो चीजें जो हैं वो हमें शिवालिक हिमालयास में देखने को मिलती है, ग्रेवल मटेरियल, अलुवियम मटेरियल। और क्यों? क्योंकि ये हिमाद्री और हिमाचल से नदियां बहा करके लेकर के आ रही हैं इनको नीचे। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइन बिटवीन लेसर हिमालयास एंड शिवालिक्स आर नोन एज डून्स। इस पॉइंट को समझें। आप समझ लीजिए ये हमारे पास बच्चों, ये हमारे पास हिमाचल हिमालयास हैं, हिमाचल हिमालयास, और इसी के नीचे हमारे पास है बच्चों ये शिवालिक हिमालयास। अब हिमाचल हिमालयास और शिवालिक हिमालयास के बीच में बच्चों, बीच में एक ना प्लेन एरिया पड़ेगा, एक प्लेन एरिया पड़ेगा। बिकॉज जब हम बात करेंगे सबसे ऊपर हमारे पास हिमाद्री हिमालयास है, हिमाद्री से हिमाचल के बीच में एक पर्टिकुलर गैप रहने वाला है, और हिमाचल से शिवालिक के बीच में जो गैप रहता है बच्चे, वो एक प्लेन लैंड फॉर्म करता है। और उससे लैंड को देखो, लॉन्गिट्यूडनल वर्ड यूज किया। लॉन्गिट्यूड आप याद रखेंगे हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। तो कहता है इन दोनों पहाड़ों के बीच में, जो नॉर्थ से साउथ के बीच, यानी कि इन दोनों के बीच में जो ये गैप हमें देखने को मिलता है बच्चों, इसी गैप को नाम दिया गया है दून्स। और हिमाचल और शिवालिक हिमालयास के बीच में जो हमें गैप देखने को मिलता है उसे दून्स कहते हैं। और हमारे पास एक एग्जांपल है देहरादून, उत्तराखंड में मिलेगा बच्चों आपको। ये पाटली दून, कोटली दून, ये दून जो है, आज के बाद जब आप दून के बारे में बात करेंगे तो आप समझ जाएंगे दून एक ऐसी लैंड है, एक ऐसा एरिया है जो हिमाचल हिमालयास और शिवालिक हिमालयास के बीच में एक प्लेन लैंड पड़ता है, उसे हम दून कहते हैं। और
जो देहरादून, पाटलिदून और कोटलीदून है, ये ऐसे इलाके हैं जिनके ऊपर वाली साइड अगर हम देखें तो हिमाचल हिमालयाज रहने वाले हैं, और उसके अगर हम नीचे वाली साइड देखेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों? शिवालिक हिमालयाज। तो बच्चों इसी के साथ आपके ये फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का फर्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन जो था हमारा द हिमालयन माउंटेन्स, वो उसका एक पोर्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। बिकॉज मैंने आपको बताया था हम हिमालयन माउंटेन्स की जो डिस्क्रिप्शन है उनको दो तरीकों से पढ़ेंगे। एक तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट से पढ़ेंगे बच्चों, और एक पढ़ेंगे हम फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अब हमने जो खत्म किया है अभी अभी हमारा टॉपिक ये था हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। अब हम इसके बाद कंटिन्यू करेंगे बच्चों हमारी डिस्टिंग्विश ऑफ डिफरेंट माउंटेन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और उनको डिमार्केट कौन करेगा? रिवर्स करेंगे। चलिए बच्चे अभी हम बात करेंगे कि हमने ये देखा कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में तो माउंटेन्स की डिवीजन हुई है। हमारे जो हिमालयाज है वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट में हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक हिल्स में बांटे गए हैं। बट अगर हम बात करेंगे बिसाइड्स द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, इन लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन को छोड़कर भी द हिमालयाज हैव बीन डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रीजन्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। वेस्ट से ईस्ट की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमारे जो हिमालयाज हैं वो अलग तरीके से क्लासिफाई किए गए हैं। और ये जो नेक्स्ट लाइन है, these divisions have been demarcated by river valleys। demarcated means mark। ये जो डिफरेंट हमारे हिमालयन रेंजेस हमें देखने को मिलेंगी, इनको डिफरेंशिएट कौन करेगा? रिवर्स। थोड़ा सा डिटेल में पढ़ते हैं, आप समझ आएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर मैं बात करूं हिमालयाज बिटवीन इंदस एंड सतलुज, इसके लिए आपको समझना होगा इंदस आपको कहां पर देखने को मिलेगी। ये हमारे पास मैप है, मुझे लगता है हल्का सा मुझे नीचे बनाना पड़ेगा ताकि आप अच्छे से समझ सको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, कुछ इस तरीके से अगर हम बात करें, यहां पर इंदस रिवर है, ये हमारी इंदस रिवर है। इंदस रिवर से सतलुज रिवर, इंदस रिवर से सतलुज रिवर, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलेंगी बच्चों, उसे हम कहेंगे पंजाब और कश्मीर और हिमाचल हिमालयास। ट्रेडिशनली उनको पंजाब हिमालयास कहा जाता है, बट आप पंजाब हिमालयास, कश्मीर हिमालयास या हिमाचल हिमालयास भी कह सकते हैं। तो मैंने बताया इंदस और सतलुज के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे पंजाब हिमालयास। फिर नेक्स्ट डिमार्केशन जो हुई है बच्चों वो सतलुज, और सतलुज से नेक्स्ट काली नदी के बीच में, सतलुज से नेक्स्ट काली नदी के बीच में, सतलुज और काली नदी के बीच में जो माउंटेन्स हमें देखने को मिलेंगे बच्चों, उनके नाम है कुमाऊं हिमालयास, कुमाऊं हिमालयास बच्चों। फिर नेक्स्ट जो डिमार्केशन है वो बच्चों काली नदी और तिस्ता नदी के बीच में। अब नेक्स्ट तिस्ता नदी यहां पर आ जाती है, काली और तिस्ता के बीच में जो माउंटेन रेंज हमें देखने को मिलेगी उसे हम कहते हैं बच्चों नेपाल हिमालयास, नेपाल हिमालयास। अब हम देख रहे हैं जो ये डिमार्केशन है, मतलब ये जो डिफरेंट हिमालयाज हैं, पहले आपने देखा ऊंचाई के बेस पर 6000 मीटर, 3700 से 4500 मीटर, और उसके नीचे हम बात करते हैं 900 से 1100 मीटर। अब लेंथ वाइज लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट की बात नहीं चल रही, अब चल रही है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। रिवर्स किस तरीके से हमारे माउंटेन्स को बांट रही हैं, डिमार्केट कर रही हैं। इंदस और सतलुज के बीच में बच्चों हमें मिल जा रही है पंजाब हिमालयास, सतलुज और काली के बीच में हमें मिल जा रहे हैं कुमाऊं हिमालयास, काली और तिस्ता नदी के बीच में बच्चों हमें मिल जा रहे हैं नेपाल हिमालयास, और तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में बच्चों, तिस्ता और दिहांग रिवर के बीच में बच्चों हमें मिल जाएंगे असम हिमालयास। बच्चों ये मैं होप करता हूं आपको अच्छे से समझ आया होगा कि किस तरीके से फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट डिमार्केशन करी नदियों ने, और हमें डिफरेंट काइंड ऑफ हिमालय हमें देखने को मिले। बच्चों हमारे जो डिमार्केशन रिवर वैलीज के बिहाफ पर थी, उसमें ये 4 किस्म के माउंटेन्स तो रेंजेस हमें देखने को मिल रही हैं। बट अगर आप एक पॉइंट और नोट करें, मैंने लिखा है पूर्वांचल हिमालयास, पूर्वांचल, पूर्व मींस द ईस्टर्न। ठीक है, तो हम बोलेंगे पहला पॉइंट है कर्व। जब हम दिहांग रिवर से आगे बढ़ते हैं ईस्ट की तरफ, तो दिहांग रिवर के आगे जो है एक बहुत ही शार्प टर्न आता है,
ईस्टर्न साइड पे एक शार्प टर्न, एक शार्प कर्व आता है जो साउथ की तरफ बेंड होता है बच्चों। अगर आप देखें साउथ की तरफ बेंड होता है। और यहां पर भी ये जो बेंड हमें देखने को मिल रहा है, यहां पर जो माउंटेन रेंजेस हमें देखने को मिलती है बच्चों, उसे हम बोलते हैं पूर्वांचल हिमालयास। पूर्वांचल हिमालयास। द बेंड ओवर द दिहांग जॉर्ज, दिहांग रिवर के आगे जो बेंड देखने को हमें मिलेगा टुवर्ड द साउथ ऑफ द ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया, वो जो ईस्टर्न स्टेट्स से जो बेंड हमें देखने को मिलता है, वहां पर जो हमें हिमालयास देखने को मिलते हैं बच्चों, वो हमारे पूर्वांचल हिमालयास। पूर्वांचल हिमालयास की जो खासियत है वो ये है कि वहां पर जो फ्रेश सैंडस्टोन से वो हिमालयास बने हुए हैं, और वहां पर जो हिमालयास बने हैं वो रॉक्स जो है वो बच्चों सेडिमेंट्री रॉक्स है। इसके अलावा हमें पूर्वांचल हिमालयास में जो फेमस हिल्स, जो फेमस जगहें हमें देखने को मिलती हैं, उसमें आती है पटकाई हिल्स, नागा हिल्स, मीजो हिल्स। तो बच्चों ये पूर्वांचल हिमालयास इन 4 डिमार्केशन से अलग क्यों है? बिकॉज ये कर्व लेता है, बेंड लेता है टुवर्ड्स द साउथ व्हेन इट कम्स टू द ईस्टर्न स्टेट्स। सो आई होप बच्चों कि आपको फिजिकल फीचर्स का जो पहला हमारा पॉइंट था द हिमालयास, वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। मैंने कोशिश की है आपको सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में समझा सकूं। फिर भी अगर आपको कोई भी इन पॉइंट्स को लेकर के दिक्कत है, आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हैं। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। मैं आशा करता हूं कि जो ये टॉपिक हमने आज खत्म किया, फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया का फर्स्ट टॉपिक हमने आज खत्म किया, तो आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। अब हम बात करेंगे द सेकंड टाइप ऑफ लैंड फॉर्म ऑफ इंडिया, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन, बिल्कुल हमारे हिमालयास के नीचे नॉर्दर्न प्लेन। तो आशा करता हूं कि आप इसी तरीके से वीडियोस देखते रहेंगे, हमें फॉलो करते रहेंगे। प्लीज अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ कुछ भी अच्छा लगता है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। वेलकम स्टूडेंट्स, आप सबका यूएस लेवल अप में स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी चैप्टर 2 द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में 6 डिफरेंट लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें से हम द हिमालयन माउंटेन्स पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे द सेकंड लैंडफॉर्म ऑफ इंडिया, दैट इज द नॉर्दर्न प्लेन। नॉर्दर्न प्लेन समझने के लिए कि नॉर्दर्न प्लेन कैसे फॉर्म हुए थे, हमें फिर से एक बार रिकॉल करनी होगी द एवोल्यूशन थ्योरी। आप सबको याद होगा, जिसने मेरी फर्स्ट और सेकंड क्लास अटेंड की हुई है, वो ये जरूर जानता है कि एवोल्यूशन थ्योरी का छोटा सा कंसेप्ट क्या था। कंसेप्ट ये था कि 2 प्लेट्स हैं, वो आपस में टकराती हैं, जिसमें से एक है यूरेशियन प्लेट और एक है इंडियन प्लेट। और जब आपस में टकराती हैं, टकराने के बाद जो सेडिमेंट्स हैं वो ऊपर की तरफ उठते हैं, ऊपर की तरफ उठते हैं, और माउंटेन क्रिएट होता है बच्चों। माउंटेन क्रिएट होता है, लेकिन अगर आप माउंटेन के साथ में देखें ना, तो एक डिप्रेशन भी क्रिएट हो रहा है। जब माउंटेन्स क्रिएट होते हैं, माउंटेन्स के साथ एक डिप्रेशन क्रिएट होता है। ये जो डिप्रेशन जो बच्चों क्रिएट हुआ है, बिल्कुल यहां पर हमने पढ़ा, यहां पर हमारे पास हिमाद्री, हिमाचल, और हिमाचल के बाद हमारे पास है बच्चों शिवालिक माउंटेन्स। शिवालिक माउंटेन्स के नीचे डिप्रेशन, एक डिप्रेशन बन गया है बच्चों, डिप्रेशन। और ये डिप्रेशन जो है धीरे धीरे जो नदियां हिमाद्री से होकर के, हिमाचल से होकर के, शिवालिक से होकर के इस डिप्रेशन में सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देंगी। जब वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट हो जाएंगे, जो हमारा डिप्रेस्ड लैंड है बच्चों, डिप्रेस्ड लैंड है, वो पूरा का पूरा जो है वो प्लेन हो जाएगा। धीरे धीरे वो डिप्रेशन भर दिया जाएगा, और डिप्रेशन भरने के बाद हमारा जो लैंड है वो बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। और इस तरीके से हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की जो है बच्चों फॉर्मेशन होगी। ये यहां पर हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनेंगे बच्चों, बिल्कुल ऑन द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। तो आई होप कि आप समझ पाए होंगे एवोल्यूशन थ्योरी क्यों इसमें समझना जरूरी था। बिकॉज जब फॉर्मेशन होती है हमारे माउंटेन्स की, तो डिप्रेशन वाला एरिया जो है, ड्यू टू द ड्रिफ्टिंग ऑफ द सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स, वो सेटल हो जाएंगे इन डिप्रेशन वाली प्लेसेस में, और इनको प्लेन कर देंगे, और हमें मिल जाएंगे हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स। इसका मतलब यह है बच्चों कि जो ये नॉर्दर्न प्लेन्स हमारे पास फॉर्म हुए हैं, इनको फॉर्म करने में सबसे मेजर रोल है रिवर्स का। रिवर्स जो है वो सेडिमेंट्स को लेकर के आती हैं और हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स बनते हैं। अब जो ये रिवर्स हैं, रिवर्स अपने साथ लेकर के आती हैं सेडिमेंट्स को। तो यही पॉइंट इसमें लिखा है बच्चों, रिवर्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स। रिवर्स की सबसे अहम भूमिका है नॉर्दर्न प्लेन्स को फॉर्म करने में।
अब इसी के साथ एक लाइन मैंने लिखी है बच्चों, ऑल्सो द सेडिमेंट्स आर ऑफ इक्वल इंपॉर्टेंस। जितनी इंपॉर्टेंस हमारे रिवर्स की है उतनी ही इंपॉर्टेंस उन सेडिमेंट्स की है जो उस डिप्रेशन में भरे गए हैं, जिनकी वजह से बच्चों सारा का सारा जो हमारा डिप्रेस्ड लैंड था वो पूरा का पूरा प्लेन हो चुका। तो ये सेडिमेंट्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंपॉर्टेंट हमारी रिवर्स है। बट वो सेडिमेंट्स लाता कौन है? रिवर्स लाती हैं। तो हम देखेंगे कि रिवर्स जो है बच्चों वो सबसे मेजर रोल प्ले करती हैं किसमें? हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की फॉर्मेशन में। द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, हम बात कर रहे हैं रिवर्स की। रिवर्स बच्चों, रिवर्स किसको ला रही है? सेडिमेंट्स को, फ्रॉम द माउंटेन्स टूवर्ड्स द फुटहिल्स ऑफ द शिवालिक्स। तो यस, कौन सी रिवर्स? इंडस। हालांकि इंडस के साथ हमें कुछ इसकी ट्रिब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी। द गंगा, अगेन इसके साथ भी कुछ ट्रिब्यूटरीज हमें देखने को मिलेंगी, एंड द ब्रह्मपुत्र। ये तीन मेजर रिवर चेन है बच्चों जो क्रिएट करेंगी हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स को इन द फुट हिल्स ऑफ द शिवालिक्स। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं बच्चों। डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द फुट हिल्स ऑफ हिमालयास बॉट बाय देम, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ये जो एलुवियम है, जो ये सेडिमेंट्स अपने साथ बहा करके ले आती हैं, जब वो डिपॉजिट हो जाते हैं हिमालयास की फुट हिल्स में, तो हमारे पास हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स की बच्चों फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़े। नॉर्दर्न प्लेन स्प्रेड्स ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। नॉर्दर्न प्लेन्स पूरा का पूरा जो एरिया कवर करते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स जो पूरा एरिया कवर करते हैं बच्चों, ये एरिया जो है ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 2400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 240 to 320 किलोमीटर ब्रॉड। अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इसकी लेंथ की बात करें, 2400 किलोमीटर इसकी लेंथ रहने वाली है बच्चों। अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो 240 to 320 किलोमीटर बच्चों इसकी विड्थ रहने वाली है बच्चों। फिर हम बात करते हैं नॉर्दर्न प्लेन्स आर डेंसली पॉपुलेटेड। अब देखिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? बिकॉज ये कहता है कि नॉर्दर्न प्लेन्स जो है बहुत डेंसली पॉपुलेटेड है। यस, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको फर्टाइल सॉइल मिलेगा, नॉर्दर्न प्लेन्स में आपको अबंडेंस ऑफ वाटर मिलेगा, और जब ये दोनों चीजें साथ में चल रही हो तो इन दोनों को प्लस करें तो हमें बनता है एग्रीकल्चरली प्रोडक्टिव लैंड। तो इसीलिए यहाँ पर काफी लोग बसे हुए हैं बच्चों। डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, डेंसली मींस पर स्क्वायर किलोमीटर में जब ज्यादा से ज्यादा लोग रहते हैं तो उसे मोर डेंस कहते हैं, कम से कम लोग रहते हैं तो उसे लेस डेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमें पता है हमारे पास फर्टाइल सॉइल है, अबंडेंस ऑफ वाटर है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर रहने की कोशिश करेंगे बिकॉज यहाँ पर अवेलेबिलिटी है ताकि अच्छे से एग्रीकल्चर हो सके। दैट्स व्हाई एक डेंस पॉपुलेटेड एरिया है। वेरियस जियोग्राफिकल फैक्टर्स सच एज रिवराइन आइलैंड्स, द्वाब्स एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब बच्चों इसको हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे। रिवराइन आइलैंड्स, देखिए आइलैंड ग्रुप तो आपको पता है एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जिसके चारों तरफ क्या हो? वाटर, है ना, विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द 4 साइड्स। तो अगर हम आइलैंड की बात करें तो यस, ये भी एक आइलैंड है जो चारों तरफ से पानी से सराउंडेड है, बट रिवराइन आइलैंड, रिवर और आइलैंड का एक कॉम्बिनेशन। तो देखिए क्या होता है बच्चों, कई बार रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, वो फ्लो करते करते उसके रास्ते में यूं स्लोप आता है। आपको पता है रिवर जब भी फ्लो करेगी तो एक पीस ऑफ लैंड के ऊपर ही फ्लो करेगी, चाहे लैंड हो चाहे नदी, कुछ भी हो, नीचे बेस में तो क्या रहने वाली है बच्चों? लैंड। अब नीचे सेडिमेंट्स है, नदी इस तरीके से आ रही है, जब ये स्लोप में बहने लगती है तो बच्चों मैं वर्ड यूज करता हूं वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो अपने साथ साथ ये कुछ सेडिमेंट्स को भी लेकर के नीचे आने लगती है। अब ये सेडिमेंट्स धीरे 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 इकट्ठा होते जाते हैं, विड्थ में भी बढ़ते रहते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं, विड्थ में बढ़ते रहते हैं, हाइट में बढ़ते रहते हैं, विड्थ में बढ़ते रहते हैं और हाइट में बढ़ते रहते हैं। अब इस तरीके से यहां पर हमारे पास एक पीस ऑफ लैंड क्रिएट हो जाता है, और जो ये रिवर्स आ रही हैं ये जब इसके पास आते हैं यहां से घूम करके आगे तो रिवर है, पीछे रिवर है, दाएं रिवर है, बाएं रिवर है, तो बीच में जो पीस ऑफ लैंड हमारे पास क्रिएट होता है बच्चों, इसे हम कहते हैं रिवराइन आइलैंड्स, रिवर के द्वारा फॉर्म किए हुए आइलैंड्स। आई होप आप ये रिवराइन आइलैंड से जरूर समझे होंगे। अगर हम रिवराइन आइलैंड की बात करें तो माजुली जो हमारी ईस्टर्न स्टेट आसाम में हमें देखने को मिलती है, माजुली भी एक रिवराइन आइलैंड है, बट अब वो इतना बड़ा आइलैंड हो चुका है बच्चों की वो आसाम की एक डिस्ट्रिक्ट बन चुका है।
तो ये कोई छोटे मोटे लैंड नहीं क्रिएट करता। रिवराइन आइलैंड्स जो हैं काफी बड़े होते हैं, और वो कैसे होते हैं? बाय द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स व्हेन दे फ्लो विद हाई वेलोसिटी। आई होप कि आप ये पॉइंट समझे होंगे। अब हम द्वाब्स की बात करें बच्चों, द्वाब्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, डू प्लस अब। अब मैं डू को बोलूंगा दो, तो आप दो तो समझते हैं बच्चों, टू, और अब का मतलब होता है रिवर। किस भाषा में? इन पंजाबी। तो इन दोनों को जब कंबाइन किया, टू रिवर्स। तो द्वाब दो रिवर नहीं है, द्वाब एक्चुअली एक पीस ऑफ लैंड है। एक रिवर, दोनों रिवर के बीच में जो पीस ऑफ लैंड हमें मिलता है बच्चे, इसे हम द्वाब्स कहते हैं बच्चों, द्वाब्स। जैसे हमने पढ़ा था हमारे हिमालयांस में कि जो हिमाचल हिमालयाज और शिवालिक हिमालयाज के बीच में जगह थी बच्चों, उसे हमने दून्स कहा। वैसे ही दो रिवर जब आमने सामने पैरेलल रेंज में बह रही हैं और बीच में जो हमारे पास लैंड मिलता है बच्चे, उसे हम द्वाब्स कहते हैं। एंड डिस्ट्रीब्यूटरीज आर फाउंड इन नॉर्दर्न प्लेन्स। अब डिस्ट्रीब्यूटरीज पे आ जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूटरीज अगेन इसी तरीके से बनती है, जब एक नदी बह करके आ रही है और वो सेडिमेंट्स डिपॉजिट्स की वजह से अपनी डायरेक्शन चेंज करके कहीं कहीं बहने लगती है बच्चों, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटरीज कहते हैं। तो बच्चे ये थ्री फीचर्स थे कि जहां हमारे पास हमारी नॉर्दर्न प्लेन की लैंड होगी, वहां पर हमें रिवराइन आइलैंड्स देखने को मिलेंगे, वहां पर हमें द्वाब्स देखने को मिलेंगे, और बच्चों वहां पर हमें डिस्ट्रीब्यूटरीज भी देखने को मिलेंगी। बच्चों अभी हम बात करेंगे कि हमारे जो नॉर्दर्न प्लेन्स है उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में। हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ब्रॉडली 3 सेक्शंस में क्लासिफाई किए गए हैं बच्चों। पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स, ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। अगर आप अपने मैप की तरफ देखें, ऑन द फुटहिल्स ऑफ शिवालिक हमारे पास हमें नॉर्दर्न प्लेन्स मिलते हैं, और अगर हम वेस्ट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले आएंगे हमारे पंजाब प्लेन्स, फिर आएंगे हमारे पास गंगा प्लेन्स, फिर हमारे पास आएंगे ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स। हम बात करें अगर पंजाब प्लेन्स की, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स, यस वेस्टर्न पार्ट है। मैप पे देखें अगर आप, दिस इज वेस्ट, दिस इज ईस्ट। तो जो हमारे पंजाब प्लेन्स हैं वो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स का वेस्टर्न पार्ट जो है वो कैरी करते हैं। दीज प्लेन्स आर फॉर्म्ड बाय इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं बच्चों कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स है इसकी फॉर्मेशन होती ही रिवर्स की वजह से। अगर हम पंजाब प्लेन्स की बात करें तो पंजाब प्लेन की फॉर्मेशन जो हुई है वो इंडस रिवर की वजह से हुई है। इंडस रिवर जो है हिमालय से सेडिमेंट्स बहा करके ले आती है और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती है, तो हमारे पंजाब प्लेन्स बनते हैं। अब पंजाब प्लेन्स जब बन रहे हैं इंडस रिवर के द्वारा, उसके साथ उसकी ट्रिब्यूटरीज का भी उतना ही रोल रहने वाला है। झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज 5 ट्रिब्यूटरीज हैं जो इंडस रिवर के साथ आती हैं और पंजाब प्लेन्स को फॉर्म करती है। अब बच्चों दिस सेक्शन इज डोनेटेड बाय द्वाब्स। मैंने आपको अभी प्रीवियस टॉपिक में बताया कि द्वाब्स बच्चों एक ऐसी जगह जो दो रिवर्स के बीच में जो लैंड फॉर्म होती है उसे हम द्वाब्स कहते हैं। दो मीन्स टू, अब मीन्स रिवर, दो रिवर के बीच में। अब इसी पॉइंट को हम एलैबोरेट करेंगे और पंजाब देखेंगे। द वर्ड पंजाब इटसेल्फ इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, पंच विच मीन्स 5 एंड अब विच मीन रिवर्स। सो पंजाब एक ऐसी जगह है जो 5 रिवर्स के बीच में हमें लैंडफॉर्म देखने को मिलती है पंजाब की। अब हम बात करेंगे गंगा प्लेन्स की। पंजाब प्लेन्स के बाद ईस्ट की तरफ अगर हम चले तो हमें गंगा प्लेन्स देखने को मिलते हैं। दीज प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। अब ये जो हमारे प्लेन्स हैं ये घाघर और तीस्ता रिवर के द्वारा लाए गए सेडिमेंट से बने हुए हैं बच्चों। इट स्प्रेड्स ओवर द स्टेट ऑफ हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्टली इन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो हमारी जो ये हरियाणा, दिल्ली, यूपी और बिहार है, यहाँ पर मेजर पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स देखने को मिलेगा, और कुछ गंगा प्लेन का हिस्सा जो झारखंड और वेस्ट बंगाल में भी हमें देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स की। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जो है वो बिल्कुल ईस्ट में है, तीनों के ईस्ट में, गंगा के ईस्ट में तो है बट बिल्कुल ईस्ट में हमें देखने को मिलेगा। कवर्स मोस्ट ऑफ द असम एंड स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स है यूजुअली ये जो मैक्सिमम एरिया है ये असम स्टेट का घेरता है, और उसके बाद और कुछ नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स और है जहां पर हमें ब्रह्मपुत्रा प्लेन देखने को मिलेगा। तो बच्चे ये हमारे क्लासिफिकेशन ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स था 3 सेक्शंस में, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। इसके बाद हमें एक और क्लासिफिकेशन में पढ़नी, पढ़ो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो बच्चे अगर आप सबको हमारे द्वारा पढ़ाई गई कोई भी वीडियो
कोई भी लेक्चर अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम अभी तक उसके इंट्रोडक्शन, द हिमालयन माउंटेन्स और द नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था नॉर्दर्न प्लेन्स की क्लासिफिकेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, पंजाब प्लेन्स, द गंगा प्लेन्स, द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे द सेकेंड क्लासिफिकेशन ऑफ हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीफ फीचर। आपको याद होगा, अगर आपको मेरी पिछली क्लास याद है, कि हमने ये देखा नॉर्दर्न प्लेन्स बनाए जाते हैं रिवर्स के द्वारा। जो डिप्रेशन था माउंटेन बनने के बाद, जो डिप्रेशन बना था उसे भरा जाता है बाय द रिवर्स। अब रिवर्स अपने साथ जब पहाड़ों से नीचे आती है तो कुछ ना कुछ लेकर के आती है। आज हम इसी के बिहाफ पर देखेंगे कि रिवर्स क्या लेकर के आ रही हैं और कौन कौन सा रिलीफ फीचर क्रिएट कर रही हैं। Besides the classification from west to east, the northern plains are also classified on the basis of relief feature। बच्चों बिल्कुल जो मैंने आपको बताया, रिलीफ फीचर्स के बेसिस में चार डिफरेंट क्लासिफिकेशन है। भाबर, तेराई, भांगर, खाद। क्या है? भाबर की बात करें, the rivers after descending from the mountains deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 किलोमीटर। आपको याद होगा बच्चों कि हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स कुछ इस आर्क में बनते हैं बच्चों। अब नॉर्दर्न प्लेन्स शिवालिक के फुटिल्स पैलेस में, बिल्कुल यहां पर हमारे शिवालिक माउंटेन मान के चलेंगे, समझने में थोड़ा आसान हो जाएगा। यहां पर शिवालिक माउंटेन्स है और इसके पैरेलल में नॉर्दर्न प्लेन्स। अब कहता है जब नदी पहाड़ों से होते हुए आती है और अपने साथ छोटे छोटे पत्थर बहा करके ले आती है ना, एक 8 से 16 किलोमीटर विड्थ की एक ना नैरो बेल्ट बनाई जाती है। बेल्ट है, पानी चल रहा है और इस तरफ दोनों तरफ क्या पैबल्स पड़े, छोटे छोटे पैबल्स पड़े। जहां पर वो आपको पैबल्स देखने को मिलेंगे और बीच से नदी चलती जा रही है, उस जगह को हम भाबर से बच्चे डिनोट करेंगे, वो भाबर जगह। इट लाइज पैरेलल टू द शिवालिक। यस, शिवालिक के बिल्कुल पैरेलल में है। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर। अब देखिए ये पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए यहां से हमने बोला ये यहां से बहते हुए, इसको मैं यहां पर बनाऊं कि यहां से बहते हुए स्ट्रीम आ रही है, धीरे धीरे आगे पत्थर इकट्ठे होते जाते हैं, पैबल्स मैंने बताया पैबल्स लेके आ रही है। पैबल्स लाए तो जो स्ट्रीम ऊपर काफी ज्यादा वाइड थी वो नीचे देखो अब थोड़ी सी पतली हो गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि पानी गायब हो गया, नो, इन पैबल्स के नीचे से पानी बह करके आ रहा है। पैबल्स के नीचे पानी बह रहा है, जिसको उसने सिंबलाइज किया इस लाइन से, ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपीयर। स्ट्रीम्स चली गई, कहां चले गए? इन पैबल्स के नीचे। ये हमारे बच्चे भाबर थे। भाबर के बाद अगर हम आते हैं तराई पे, अब देखिए भाबर के बिल्कुल नीचे, भाबर है हमारी 8 से 16 किलोमीटर, उसके नीचे साउथ की तरफ हमें मिलता है बच्चों तेराई। अभी अभी आपने देखा कि ये जो पैबल्स हैं ये स्ट्रीम को डिसअपीयर करते हैं। अब आगे जाकर के जहां पर ये पैबल्स कम हो जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर 8 से 16 किलोमीटर तक रहेगा, 16 किलोमीटर के आगे पैबल्स चले गए हैं, लेकिन जो स्ट्रीम है जो बहते हुए आ रही है वो जमीन पर जब आती है वो हमें बहते हुए तो नहीं दिखेगी, बट वो पूरी की पूरी मिट्टी को गीला कर देगी। मिट्टी हमारी डैम्प हो जाएगी ना, स्वैम्पी हो जाएगी। वही एरिया बच्चे हमारा कहलाएगा तेराई। साउथ ऑफ द भाबर के साउथ में द स्ट्रीम्स एंड द रिवर्स रीएमर्ज। जो स्ट्रीम्स पैबल्स के नीचे डिसअपीयर हो गए थे वो रीअपीयर हो चुकी हैं बच्चों, एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन व्हिच इज नोन एज तराई। गीली जगह है जमीन, और वो जगह जो है पैबल्स के नीचे जो हमारी स्ट्रीम गायब हो चुकी थी वो फिर से रीएमर्ज हो चुकी है और उसने पूरी की पूरी मिट्टी को गीला कर दिया है, वेट बना दी। उस एरिया को हम बोलेंगे बच्चे तराई लैंड। थिक फॉरेस्टेड रीजन फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। अब ऐसी लैंड बहुत थिक फॉरेस्टेड है, मतलब काफी ज्यादा घने जंगल वहां पे मिलेंगे, बिकॉज मिट्टी जो है पानी की मदद से फर्टाइल हो चुकी है और जिसकी वजह से फॉरेस्ट वहां पर काफी ज्यादा क्रिएट हो चुके हैं। ठीक है, अब ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। द फॉरेस्ट have been cleared to create agricultural land and to settle Pakistani migrants from Pakistan after partition। जब पार्टीशन हुई थी 1947 में, जब इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग दो कंट्रीज बनी थी, जो पाकिस्तान से लोग हिंदुस्तान में आए थे उनको इन्हीं जो आपको मैंने बताया फॉरेस्टेड एरिया से, क्योंकि तराई वाले फॉरेस्टेड एरिया, उन फॉरेस्ट को क्लियर किया गया और वहां पर उनको सेटल किया गया, बिकॉज वहां की मिट्टी जो है वो एग्रीकल्चर के लिए क्या है बच्चों, फर्टाइल है। और इसीलिए जो पाकिस्तान से माइग्रेंट आए थे उनको हमने ऐसी लैंड पे हमने सेटल करवाया जहां पर उनको एग्रीकल्चर करने में दिक्कत ना हो। थर्ड आता है बच्चे भांगर, जो 8 से 16 हमने बोला कि ये हमारी थी भाबर के नीचे हमें मिल रही है तराई। तराई के बिल्कुल साथ में चलेगी बच्चे, तराई के बिल्कुल साथ में हमें मिलेगी भांगर। और इन तीनों पार्ट में, माफ कीजिएगा, इन चारों पार्ट में भांगर सबसे ज्यादा पार्ट जो है वो घेरता है। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, सबसे ज्यादा पार्ट में हमें क्या देखने को मिलेगा, भांगर। अब इसको समझना
थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट से मैं आपको एक डायग्राम बना करके बताता हूं, जिससे आप अच्छे समझ सके, भांगर और खादर आप साथ में कलेक्टिवली समझ सकते हैं। देखिए एक एरिया में बना रहा हूं, इस तरीके से एक एरिया है, और यहां पर मान के चलिए ये ऊंची लैंड है, इस एरिया से ऊंची लैंड है। देखिए इसको कैसे मानना है आपने कि ये लैंड है और इसके साइड पे ये ऊंचा बना हुआ है, इसके साइड पे ये ऊंचा बना हुआ है। ये जो दो मैंने बनाए हैं, ये सेंटर से ये पीस ऑफ लैंड है, प्लेन लैंड, और ये दोनों जो है लैंड के साइड पर, अगर ये लैंड है तो लैंड के साइड पर इस तरीके से इधर भी और इस तरीके से इधर भी टेरेसेस बने हुए हैं। हम छत को टेरेस बोलते हैं, इस केस में टेरेस वर्ड यूज किया गया हुआ कि नॉर्मल फ्लैट लैंड से ऊंची लैंड। आई होप आप समझ रहे हैं, ये फ्लैट लैंड है, ये जो मैंने बनाया ये फ्लैट लैंड है, और ये जो मैंने बनाया दोनों साइड पे, ये दोनों ऐसे इस तरीके से, ठीक है। अब देखिए यहां से नदी बहती हुई आ रही है, बहुत बड़ी आराम से, इतना सा एरिया नदी ने लिया। अब जब फ्लड्स आते हैं तो नदियों का जो बहाव है वो काफी वाइड हो जाता है, काफी पानी जो है नदियों से बहने लगता है। जो नदी इतनी पतली बह रही थी, जब फ्लड आए, ड्यूरिंग फ्लड्स में पानी, आपको पता है बच्चों किस तरीके से पूरी की पूरी जमीन, अब आप आजकल तो आप सोशल मीडिया का जमाना, आप देखते होंगे यार यहाँ पर फ्लड आ गया, पानी देखने को मिल रहा है। तो जो पतली सी स्ट्रीम नदी बहती थी कुछ घंटों पहले, वो फ्लड के बाद इतना भयानक रूप ले लेती है ना, बिल्कुल वाइड होकर के बहने लगती है। सेम यहाँ पर ड्यूरिंग फ्लड्स ये नदी जो इतनी पतली बहती थी वो ऐसे बहने लगी बच्चों, ऐसे इतनी पतली से वो इतनी वाइड हो चुकी है। अब फ्लड्स खत्म हो चुके हैं, बारिश से आए, किसी भी वजह से फ्लड्स आए थे, धीरे धीरे जब फ्लड्स का टाइम ओवर हो चुका है, अब नदी बिल्कुल अपने वापस पुराने रूप में आएगी, क्योंकि पहले पानी उनको मिल रहा था एक्सटर्नल रिसोर्सेज से। अब नदी अपने एक पर्टिकुलर विड्थ में बहेगी। अब नदी जो है वो फिर से आफ्टर फ्लड्स वो नदी बच्चों फिर से पतली होकर के बहने लगी, बहुत बड़ी, ठीक है। थोड़ा सा डायरेक्शन वगैरह चेंज कर लिया होगा, लेकिन विड्थ कम होगी ना, विड्थ कम होगी। जब नदी बिल्कुल पतला सा बह रही थी, अब वो एकदम वाइड हो गई, वाइड होने के बाद फिर से पतली हो गई। इस दौरान क्या हुआ, जो नदी में हमारे डिपॉजिट्स थे, मिट्टी वगैरह के ना, मिट्टी के कण जो थे, वो सारे के सारे स्प्रेड हुए ड्यूरिंग द फ्लड्स खत्म होने के बाद नदी तो वापस आ गई, लेकिन भाई साहब जो ये मिट्टी के कण थे ये तो साइड में रह गए, समझ पा रहे हैं मेरी बात। और हर साल एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार फ्लड्स आता है। जब फ्लड्स आते हैं बार बार नई मिट्टी साइड पर छोड़ी जाती है। सही हो गया। अब मान लीजिए मिट्टी छोड़ने के बाद कई सालों के बाद नदी का जो आने का जो रास्ता था वो चेंज हो चुका है। नदी का आने का रास्ता चेंज हो चुका है। नदी हल्का सा 10, 20, 30 फुट जो है वो दाहिने से या बाइने से बह रही है। अब इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। पहले नदी जब यहां से बह रही थी, फर्स्ट क्लास, साइड पर जो थी ये अपने डिपॉजिट्स छोड़ देती थी। हर साल ये प्रोसेस हो रहा है, साल में 2 बार 3 बार। अब ये डिपॉजिट यहां पर सेटल हो चुके हैं। जब नदी इस जगह से बह रही थी और अभी इस पे जो डिपॉजिट्स सेटल हुए हैं उनको हम बोलते हैं बच्चे खादर। क्या बोलते हैं? जो फ्रेशली डिपॉजिट छोड़े हुए हैं ना, मैक्सिमम 1 ईयर्स ओल्ड, उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों? खादर। लेकिन मैंने बताया अब नदी यहां से बहना बंद कुछ, और नदी के साइड पे जो ये ऊंचे जो हमारे 2 टेरेस दिख रहे हैं, जो ऊंचे टेरेस, ये क्या है कि ये कभी नदी यहां से बहा करती थी, तब इस नदी ने यहां पर भी डिपॉजिट छोड़े, जो धीरे धीरे इतना ऊंचा हो गया कि नॉर्मल जमीन से वो मिट्टी इतनी गट्ठी हो चुकी है और इतनी ऊंची हो चुकी है। वो जो पुरानी जो ऊंची आपको टेरेसेस टाइप रिवर के साइड पे जो 2 डेमोन्स्ट्रेटेड मैंने आपको ये बिल्डिंग्स बना के दी हैं, दिस आर नॉट बिल्डिंग्स, ये एक ऊंचा पीस ऑफ लैंड है। ये क्या है एक्चुअली में? जब नदी यहां से बहा करती थी, जो नदी ने यहां पर डिपॉजिट छोड़े हुए हैं वो है। और ये क्या है बच्चों? हमारा भांगर। समझ रहे? पहले जब नदी यहां से बहा करती थी तो ये क्या हुआ करता था? खादर। जब ये साल से पुराना 2 साल 3 साल हो गए, नदी ने अपना जगह चेंज कर लिया है, बट वहां पर मिट्टी तो सेटल अभी भी। ओल्ड सॉइल, लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन फॉर्म्ड ऑफ द ओल्डर एलुवियम। ओल्ड है ना, पहले नदी यहां से बहा करती थी, तब नदी ने यहां पर वो मिट्टी के कण छोड़े। और अब जब तक न्यूअर यंग डिपॉजिट ऑफ द फ्लड प्लेन्स, वो क्या है बच्चों? खादर। अब नदी ने रास्ता अपना यहां से यहां कर लिया। जब वो नदी फ्लड्स के दौरान वाइड होती है, फ्लड्स के वापस जो है वो कोलैप्स होती है, तो भाई वो अपनी मिट्टी के कण तो वापस नहीं लाती, थोड़े लाती, थोड़े छोड़ाती है। जो वो फ्रेश जो कण उसने भी छोड़े हैं, दैट आर खादर। और जो साल 2 साल पहले अगर यहां से भाग करती थी, अब नीचे आ चुकी है, बट वहां पर मिट्टी इतनी गट्ठी हो चुकी है, डंप लग चुका है कि नॉर्मल लैंड से वो हमें ऊंची लैंड दिख रही है। वो दोनों टेरेसेस जो हैं उन दोनों को हम क्या बोलते हैं? भांगर।
इट लाइज ओवर द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स। अब जो हमारे फ्लड प्लेन्स है, अब जो फ्लड प्लेन्स है उसके इट लाइज ओवर द फ्लड प्लेन्स के ऊंची जगह पर ये मिलती है हमको। एंड प्रेजेंट एट टेरेस लाइक फीचर, और हमें क्या दिखता है, टेरेस लाइक फीचर, ऊंचा। यहां पर हमारा फ्लड प्लेन्स है, यहां से फ्लड्स आएंगे, नदी यहां से बहती है, और इसके साइड पर ऊंची ऊंची जो मिट्टी के पूरे के पूरे डिपॉजिट इकट्ठे हो चुके हैं, वो क्या हमारे बच्चे, भांगर। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स, दो बार कंटेन्स हो गए बच्चों, चलिए। द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैल्कारिजियस डिपॉजिट लोकली नोन एज कंकर वगैरह, क्योंकि अब ये सूख चुकी है ना, यहां पर पानी इसको नहीं मिल रहा है, धूप लगती जा रही है, सूखती जा रही है, और ये अगर ये नॉर्मल मिट्टी है, ये नॉर्मल मिट्टी है इस तरीके से, जो पूरी की पूरी हमें क्या मिलती है, एक पूरी की पूरी एक बढ़िया कंसेंट्रेशन में हमें मिलती है, नॉर्मल मिट्टी है। और अगर हम बात करते हैं भांगर की, भांगर क्या सूख चुकी है, मतलब मिट्टी होगी यहां से बीच से सूख कर जो है इसमें काफी ज्यादा क्या हो चुका है, दरारें पड़ चुकी हैं, दैट आर भांगर मिट्टी। अब ये वर्ड जो मैंने यूज किया रिलेटिवली, हम जब इसको इससे कंपेयर करेंगे, ऐसे तो ये भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, हमारी भांगर मिट्टी भी काफी ज्यादा फर्टाइल होती है, लेकिन रिलेटिवली वर्ड का मतलब है अगर हम इसको कंपेयर करें खादर से, अब मैंने बताया खादर तो भैया फ्रेश एलुवियल सॉइल है, तो फ्रेश जो जितनी ज्यादा फर्टाइल होगी उतनी तो हमारी ओल्डर नहीं हो सकती, तो यस दिस इज रिलेटिवली लेस फर्टाइल फ्रॉम दी खादर। बट अगर हम इसकी बात करें, ये पॉइंट भी देखिए, रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर, मैंने बताया एक बार दो बार जितनी बार भी फ्लड्स आएंगे उतनी बार रिन्यू होती जाएगी मिट्टी, है ना, और फर्टाइल एंड हेंस आइडियल फॉर इंटेंसिव एग्रीकल्चर। अब यहां पर भैया फ्रेश मिट्टी मिल रही है, जी भर करके क्या करो, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करो। तो आई होप आपको हमारा आज का टॉपिक भाबर, तराई, भांगर, खादर, जो कि नॉर्दर्न प्लेन्स की क्लासिफिकेशन हुई थी ऑन द बेसिस ऑफ रिलीफ फीचर, आपको अच्छे समझ आया होगा। तो बच्चे मैं आशा करता हूं कि आप समझे होंगे आज का टॉपिक, और अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन दबाना मत भूलें, ताकि हमारी वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले आपको पता चले। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में योर्स लेवल अप। जो बच्चे पहली बार मेरे साथ जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि हमने ये चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया शुरू किया था, और हमने इंट्रोडक्शन के बाद द हिमालयन माउंटेन्स के बाद द नॉर्दर्न प्लेन्स जो है हम उसको कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया के थर्ड रिलीफ फीचर्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। इससे पहले कि हम पेनिनसुलर प्लेट्यू शुरू करें, जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो लेक्चर्स को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आपके सामने आता है तो सबसे पहले आपको उसके बारे में पता चले। चलिए हम बात करते हैं पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो मैंने आपको बताया, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू डिफरेंट रिलीफ्स, पेनिनसुला एंड प्लेट्यू। पेनिनसुलर एक अलग रिलीफ फीचर है, प्लेट्यू एक अलग रिलीफ फीचर, और इंडिया में इन दोनों का कॉम्बिनेशन बच्चों देखने को मिलता है। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि 6 डिफरेंट फीचर्स हैं, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो इट्स नॉट 6, इट्स 7, बट इन दोनों को मिलाकर के पढ़ा जाता है बिकॉज इंडिया का रिलीफ फीचर है ही ऐसा। सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज पेनिनसुला। अ लैंड मास व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। सिंपल। अगर आप देखें यहां पर भी पानी है, यहां पर भी बच्चों पानी है, और यहां पर भी बच्चों पानी है। तो ये जो एरिया जो मैंने मार्क करा हुआ है, इट्स अ टाइप ऑफ ट्रायंगल, आप देख सकते हो। ये जो बच्चे हमने एरिया मार्क किया, ये हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, बिकॉज इट इज पेनिनसुलर प्लेट्यू है। बट फर्स्ट हम देख रहे हैं पेनिनसुलर कैसे, 3 साइड से। हमने बोला अ लैंड मास व्हिच इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स, 1 साइड, 2nd साइड एंड 3rd साइड। तीनों साइड से ये पानी से घिरा हुआ है, इसे हम बोलेंगे पेनिनसुला। ये हिस्सा आपने बोला यस भैया ये तो पेनिनसुलर है। अब ये पेनिनसुलर प्लेट्यू कैसे बना, इसका मतलब पेनिनसुलर होने के साथ साथ ये एक प्लेट्यू भी है। तो बात करेंगे व्हाट इज अ प्लेट्यू। अ टेबल लाइक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर। सिंपल। आपने बच्चों अपने घर में टेबल देखा हुआ है ना, टेबल से इसका कंपैरिजन करेंगे, ये आपका टेबल है, ये आपकी लेग्स है टेबल की, और यहाँ पर आप बुक्स वगैरह बच्चों रखते हो, है ना। यहाँ पर आपने किताब रखी है, ये टेबल। अब ये टेबल बच्चों नॉर्मल जमीन पे होगा, है ना, दिस इज द ग्राउंड फ्लोर, आपका फ्लोर है ये, और इसके ऊपर आपने टेबल खड़ा किया हुआ। बस ऐसा ही है कि एक जमीन का टुकड़ा है और उसके ऊपर एक अपलिफ्टेड जमीन है बच्चों। ऐसी जमीन को हम बोलेंगे पेनिनसुला प्लेट्यू। सीधी हो सकती है, स्लोपी हो सकती है, दैट इज सम अदर केसेस। इसमें और माउंटेन में फर्क क्या है बच्चों के, माउंटेन की बच्चों पीक्स होती है ना,
पीक्स होती हैं, बट इसमें पीक्स नहीं है, दे आर फ्लैट फ्रॉम द टॉप, बट स्टिल दे आर अपलिफ्टेड फ्रॉम दी नॉर्मल फ्लो। अगर हम ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड से क्या बच्चों, ये अपलिफ्टेड है। तो ये हमारा प्लेट्यू होता है और ये हमारा पेनिनसुलार होता है। और अब जब दोनों को जोड़ देंगे, अब सोचो, अब जब दोनों को जोड़ दिया, इसका मतलब इस एरिया को जो मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया आपके सामने एक ट्राइंगल के थ्रू, इस एरिया को हम पेनिनसुलर प्लेट्यू बोल रहे हैं। यानी कि ये तीनों साइड पानी से तो घिरी हैं, ये तीनों साइड पानी से तो घिरी हैं, बट उसके साथ साथ ये साइड फ्लैट नहीं है। ये कैसी है बच्चों, टेबल लाइक अपलिफ्ट स्ट्रक्चर। बोथ ऑफ द फीचर्स, द पेनिनसुलर फीचर एंड द प्लेट्यू फीचर आर इंडल्ज टुगेदर। और हमारा जो ये पोर्शन है ये ऐसा ही है बच्चों, तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है और नॉर्मल जमीन से अपलिफ्टेड है। फर्क इतना है, माउंटेन्स में पीक्स होती हैं, कोने होती हैं, बट अगर हम बात करें हमारे प्लेट्यू की, तो प्लेट्यू पे जमीन के ऊपर जमीन हल्की सी उठी हुई जरूर है, बट कैसी है बच्चों, फ्लैट। तो आई होप कि आपको पेनिनसुलर प्लेट्यू समझ आया होगा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं द पेनिनसुलर प्लेट्यू ऑफ इंडिया। हम इंडिया की बात करेंगे बच्चों, यस, इंडिया के सिवा भी शायद हमें कहीं वो देखने को मिले, बट इस चैप्टर में हम बात करेंगे द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। एंड दिस इज वन ऑफ द फिजिकल फीचर्स कि भाई इंडिया में हिमालयन माउंटेन्स है, बहुत बढ़िया। इंडिया में नॉर्दर्न प्लेन्स है, भूल तो नहीं है बच्चों, हिमालयन माउंटेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स। अब हम आ चुके हैं हमारे थर्ड लीड फीचर पे, द पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं थोड़ा डिटेल। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे पेनिनसुलर प्लेट्यू की। देखिए मैंने आपको पहले बताया कि जो हमारा प्लेट्यू है वो एक ऐसी सरफेस है जो कि टेबल लाइक स्ट्रक्चर में होता है, और जो हमारा पेनिनसुलर है वो तीन साइड जो है पानी से घिरा हुआ, ठीक है। अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है बच्चों, वहां पर ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। बच्चे इग्नियस जो है आपको पता है वॉल्केनोस से जो रॉक हमारा लावा निकलता है वो सूखने के बाद जब धीरे धीरे वो नीचे आता है, पानी की तरफ आता है, तो धीरे धीरे जब टेम्परेचर उसका जो है बच्चों वो घटता जाता है, उसके बाद वो इग्नियस रॉक में चेंज हो जाता है। और जो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स है बच्चों, वो तो काफी गर्म लावा जब बाहर आता है और ठंडा हो जाता है काफी टाइम लगाने के बाद, तो हमारा मेटामॉर्फिक रॉक्स बनते हैं। तो अब कहता है जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू है, इसमें जो हमें रॉक्स वगैरह, जो हमें पत्थर वगैरह देखने को मिलेंगे, वो कैसे हैं, क्रिस्टलाइन है, काफी मोटे मोटे से, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स। मैंने आपको बताई वजह, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स क्यों है, बिकॉज यहाँ पर कंसेप्ट आ जाता है बच्चों वोल्केनो का। आप समझिएगा, देखिए हमारे पास बच्चों ये थी, हमारे पास हमारी कौन सी है बच्चों, बताओ मुझे जल्दी से, बिल्कुल यूरेशियन प्लेट, और यहाँ पर थी हमारी, है ना, इंडियन प्लेट। अब इंडियन प्लेट बच्चों जब यहाँ से यहाँ की तरफ जाती है, माउंटेन्स बनाती है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपको याद है कि माउंटेन्स बनाती है और एक डीप शैलो सरफेस भी बनाती है जो बाद में भरी जाएगी और क्या बन जाएंगे, नॉर्मल प्लेन्स। वेरी गुड। अब हम बात कर रहे हैं आज पेनिनसुलर प्लेट्यू की। तो क्या है बच्चों, यहाँ पर जब ये यहाँ पर जा रही है तो रास्ते में बच्चों कुछ वॉल्केनोस प्रेजेंट। जब ये मूव कर रही है, ये मूव कर रही है ऊपर की तरफ, तो रास्ते में कुछ वॉल्केनोस प्रेजेंट है जो क्या करेंगे बच्चों, इसको हाई टेम्परेचर देंगे और हाई टेम्परेचर की वजह से इसकी जो लैंड है वो ऊपर की तरफ लिफ्ट हो जाएगी। बहुत बढ़िया सिंपल सा कंसेप्ट है ना। क्या ये जा रही थी, बहुत बढ़िया जा रही थी, रास्ते में जो है वॉल्केनो है, वॉल्केनो ने क्या करा, इसको अपलिफ्ट किया। जब अपलिफ्ट किया, वॉल्केनोज ने अपना जो लावा था वो इस पे छोड़ा, जो बाद में धीरे 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 जम गया। जमने के बाद ये सेंट्रल सरफेस ऊंची हो गई, वो बन गया प्लेट्यू, और ये तीन तरफ से घिरा हुआ था, ये बन गया पेनिनसुलर प्लेट्यू। अब हमने समझ लिया क्यों यहां पर हमारे पास ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स है, बिकॉज ऑफ दी वोल्केनिक eruptions. It is formed due to the breaking and drifting of Gondwana land. अभी बता दिया मैंने आपको, टूटने के बाद ऊपर की तरफ ड्रिफ्ट हुआ, ये दो वजह हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंट्रल पार्ट था, ये देखिए ये क्या बन चुका है, पेनिनसुलर प्लेट्यू। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ ब्लैक सॉइल। यहां पर जो मिट्टी पाई जाती है बच्चों, ब्लैक सॉइल। अगेन क्यों, क्योंकि वॉल्केनिक मिट्टी जो है बच्चों वो ब्लैक सॉइल होती है यूजुअली, ठीक है। The plateau has broad and shallow valleys and rounded hills. अब इस प्लेट्यू में हमें मिलेगा क्या, इस प्लेट्यू में हमें मिलेंगी बच्चों शैलो वैलीज। अब देखो जिस जगह पर जमीन अपलिफ्टेड है उसके अगर आप दाहिने या बाइने देखेंगे तो बच्चे आपको क्या दिखने को मिलेगी, शैलो थोड़ी पतली पतली वैलीज देखने को मिलेगी। और जो हिल्स होंगी भी वो हमारी नॉर्मल माउंटेन्स की तरह जो है बच्चों ऐसी तो नहीं होगी, जो हिल्स होंगी वो भी कैसी होंगी, राउंडेड हिल्स, ऊपर से थोड़ा सा राउंड, थोड़ा सा फ्लैट। अभी देखा हमने पहले पढ़ा इसको, टू ब्रॉड डिवीजन ऑफ द प्लेट्यू। अब हम बात करेंगे मेन पोर्शन, जैसे हमने हिमालयन माउंटेन्स पढ़े थे, तो हिमालयन माउंटेन्स को हमने दो डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासिफाई किया था। एक जो हमारे
लॉन्गिट्यूडल एक्सटेंट में आते थे बच्चों, है ना, हिमाद्री, हिमाचल एंड देन द शिवालिक्स। फिर हमने पढ़े हुए फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, डिमार्केटेड बाय द रिवर्स। लेकिन बच्चे अभी हम बात करेंगे, अगर हम हमने नॉर्दर्न प्लेन्स में भी तो ऐसे ही पढ़ा। नॉर्दर्न प्लेन्स में क्या था, पंजाब प्लेन्स, गंगा प्लेन्स एंड द, बच्चों भूल जाते हो तुम लोग, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। और अगर हम बात करें, अगर हमने उसको नॉर्थ से साउथ की तरफ भी हल्का सा जो था वो क्या किया था, क्लासिफाई किया था कैसे, बांगर, खादर, तराई, सब आपको याद है, बहुत बड़ी। अब हम बात करेंगे बच्चों कि पेनिनसुलर प्लेट्यू जो आप यहां पर देख रहे हैं, पेनिनसुलर प्लेट्यू, क्या ये भी क्लासिफाई किया गया है? यस। देखो बच्चे, इसकी दो वजह होती हैं। एक, थोड़ा थोड़ा रिलीफ फीचर अलग होता है तो उसको हम अलग नाम दे देंगे, उसको अलग और समझना और जानना इजी हो जाता है जब हम किसी चीज को हम क्लासिफाई करते हैं। तो यहां पर जो हमारा प्लेट्यू है बच्चों, वो दो डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया, एक सेंट्रल हाईलैंड्स, एक डेक्कन प्लेट्यू। अब आ जाइए बात करते हैं हम मैप की। अगर हम इस मैप को देखें तो मैंने ऑलरेडी जो है ऊपर की तरफ देखिए यहां पर सेंट्रल हाईलैंड्स बना के रखा है, और अगर नीचे की तरफ देखें तो हमने डेक्कन प्लेट्यू बना के रखा है। अब हम इसको बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, पर हल्का सा मैं चाहता हूं इससे पहले कि हम ये सेंट्रल हाईलैंड शुरू करें, उसके बाद हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़े, तो आप छोटा सा एक ओवरव्यू ले लीजिए। देखिए, अगर आप यहां पर देखते हैं इस मैप के इस पोर्शन के नॉर्थ की तरफ देखते हैं, यहां पर क्या था हमारे पास, हिमालयन माउंटेन, उसके नीचे नॉर्दर्न प्लेन्स, उसके नीचे की बात कर रहे हैं मालवा प्लेट्यू, MALWA। अगर आपको नहीं पढ़ा जा रहा, मैं मिटाकर फिर से लिखता हूं बच्चों आपके लिए, MALWA, मालवा प्लेट्यू। और यहां पर है छोटा नागपुर, पहली बार सुन रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इसको एलाबोरेट करेंगे। नाम दिए गए बच्चे जगहों को, ठीक है, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर, इन दोनों को मिलाकर के हम देखेंगे तो हमारे पास आएगा सेंट्रल हाईलैंड्स। सेंट्रल हाईलैंड्स की अगर आप वेस्ट की तरफ देखते हैं तो हमारे पास क्या है बच्चों, अरावली। अगर सेंट्रल हाईलैंड्स के नॉर्थ की तरफ देखते हो हमारे पास है विंध्या हिल्स, और अगर साउथ की तरफ देखते हो हमारे पास है सतपुरा हिल्स। और सेंट्रल हाईलैंड्स के नीचे एक नदी बहती हुई दिख रही है आपको बच्चों, उसे हम बोलेंगे नर्मदा नदी, ठीक है बच्चों। और डेक्कन प्लेट्यू जो है वो सेंट्रल हाईलैंड से काफी नीचे उसके साउथ में हमें यहां देखने को मिलता है। इन्हीं दो प्लेट्यूज को भी हम क्या करेंगे बच्चों, अच्छे से एलाबोरेट करके पढ़ेंगे। छोटा सा ओवरव्यू आपको बताना जरूरत था कि आपको थोड़ा सा लोकेशन का पता चले। तो बच्चों अभी हम बात करेंगे द सेंट्रल हाईलैंड की। देखिए बच्चे, मैंने मैप खुद ड्रॉ नहीं किया, मैं चाहता हूं हम ये पढ़ते चलें और साथ में मैप ड्रॉ करते चलें, जिससे हमें थोड़ा सा और आसान रहेगा हमें सेंट्रल हाईलैंड समझने में। चलिए सबसे पहले हम एक रफ स्ट्रक्चर ड्रा कर लेते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। तो बच्चे अब हम बात करेंगे सेंट्रल हाईलैंड की। इट इज अ पार्ट लाइन टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। मैंने आपको बताया बच्चे, यहां पर हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू रहने वाला है, और यहां पर हमारे पास मालवा और छोटा नागपुर रहेगा। यहां पर रहेगा मालवा प्लेट्यू, और यहां पर रहेगा हमारे पास छोटा नागपुर। अगर आप अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये एग्जैक्टली किस जगह पे पड़ता है, देखिए छोटा नागपुर आप मान लेंगे कि छोटा नागपुर प्लेट्यू जो हमारा है, ये भी प्लेट्यू, और ये हमारा झारखंड में पड़ता है। यूजुअली मैक्सिमम जो एरिया है वो झारखंड का ही कवर करता है, उसके साथ साथ कुछ एडजेसेंट एरिया जो है छत्तीसगढ़ का, उड़ीसा का, वेस्ट बंगाल का और बिहार का, ये कवर करेगा। तो ये बताने का मतलब है कि आप थोड़ा सा आइडिया ले सको छोटा नागपुर हमारे इंडियन मैप में कहां एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो मालवा और छोटा, मैंने बोला ये दोनों मिलाकर के हमारा क्या बनाते हैं, सेंट्रल हाईलैंड। तो भैया ये दोनों दो पार्ट आ गए। अब पॉइंट समझते चलिए, पार्ट लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर। अब ये पार्ट जो है नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे है, इसका मतलब ये हमारी नर्मदा रिवर है, ये हमारी नर्मदा रिवर है, तभी तो इसको क्या बोलेंगे, ये नॉर्थ, इसे क्या बोलेंगे साउथ। तो पहला पॉइंट कहता है नर्मदा रिवर के हमारे नॉर्थ में क्या मिलेगा हमको भैया, सेंट्रल हाईलैंड मिल गया। मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू, ये पॉइंट समझिए, मेजर पार्ट ऑफ द मालवा प्लेट्यू मेक्स अप द सेंट्रल हाईलैंड। हाँ, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर, मालवा प्लेट्यू और छोटा नागपुर मिलकर के पूरा का पूरा क्या बनाते हैं बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड। लेकिन सेंट्रल हाईलैंड जो है ज्यादा हिस्सा कहां उसका, मालवा प्लेट्यू में। यानी कि अगर हम बात करते हैं आधा आधा 50-50, नो, देयर इज नो 50-50। ज्यादा पोर्शन जो है वो कहां पड़ेगा, द मेजर पार्ट वो मालवा प्लेट्यू में है, ज्यादा पोर्शन मालवा प्लेट्यू में, और कम पोर्शन कहां मिलेगा बच्चों आपको, छोटा नागपुर में। देखिए जो मैंने पार्टीशन की है, जस्ट गेस, ऐसा मत समझ लीजिए कि इतनी होगी, जस्ट मैं बताना चाहता हूं यहां पर ज्यादा पोर्शन रहेगा। हालांकि मैंने जो पार्टीशन की है शायद यहां पर बराबर मिल रहा है। वो क्या कहता है भाई साहब, वो कहता है कि ज्यादा पोर्शन कहां मिलेगा आपको, मालवा में, और कम कहां होगा, छोटा नागपुर में। कवर्ड बाय विंध्या एट द नॉर्थ। अब इसके साथ साथ बनाएंगे विंध्या, इसके नॉर्थ में बना लीजिए विंध्या। विंध्या जो है, माफ कीजिएगा, VINDHYA, विंध्या, विंध्या नॉर्थ में मिलेगा हमको। सतपुरा एट द साउथ, ये रेंजेस के नाम है बच्चों, ठीक है। सतपुरा एट द साउथ, साउथ में हमें मिलेगा सतपुरा रेंज, ये रहा सतपुरा रेंज।
सतपुरा रेंज एट द साउथ, विंध्या एट द नॉर्थ एंड अरावली इज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। वेस्ट नहीं बोला, वेस्ट होता तो हम यहां बनाते, नॉर्थ वेस्ट, वेस्ट पे भी जाना, नॉर्थ पे भी जाना, तो क्या मिलेगा वहां पे? अरावली। ये रहा बच्चे अरावली, अरावली, ठीक है बच्चों। नॉर्थ वेस्ट में अरावली, नॉर्थ में विंध्या, साउथ में सतपुरा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से चल रहा है। रिवर्स सच एज द चंबल। अब ये पॉइंट अगर आप समझोगे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझने वाले हो आप, किसकी? सेंट्रल हाईलैंड की और हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझोगे। क्या? रिवर्स सच एज द चंबल, रिवर का नाम है चंबल रिवर है भाई, एक सिंध रिवर है, एक बेतवा है और एक केन है। ये चार रिवर फ्लो करती है साउथ वेस्ट। ये पॉइंट समझिएगा प्लीज, साउथ वेस्ट। चलिए, इसका साउथ हो गया भाई साहब, ये साउथ हो गया। चलिए, साउथ और वेस्ट ये पॉइंट मान के चलते हैं 1 मिनट के लिए। साउथ वेस्ट टू साउथ ईस्ट, हमें पता है बच्चों ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। साउथ, क्योंकि इसके साउथ की बात करेंगे, इसके लिए क्या है बच्चों? नॉर्थ, इसके लिए क्या है बच्चों? साउथ। साउथ वेस्ट से रिवर फ्लो करती है साउथ ईस्ट की तरफ, ये ठीक है। थोड़ा ऊपर नीचे बना सकता हूं बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं इसकी डायरेक्शन। मैक्सिमम नदियां जो है इसके अपोजिट फ्लो करती है, हम यहां पर बात करेंगे डिफरेंट डायरेक्शन, बट यहां पर साउथ, इसके साउथ वेस्ट से इसके साउथ ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। इसका मतलब नदी अगर यहां से यहां फ्लो कर रही है, आपको इतना तो पता, नदी कभी भी नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो नहीं करती, ऊपर से नीचे की तरफ। तो ऊपर क्या हो गया भाई साहब? यहां से यहां फ्लो कर रही है, तो ये हो गई भैया स्लोप। ये स्लोप हो गई भैया हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू की, कि यहां से यहां की तरफ, भाई सीधी जमीन नहीं है, ये रिस्लोप, ये रिस्लोप यहां से साउथ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ, ये हमारी भैया टिल्टेड स्लोप है। ये पॉइंट समझाना जरूर बड़ा जरूरी है कि हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू थोड़ा सा टिल्टेड है। टिल्टेड है किसकी तरफ भैया? ये ईस्ट की तरफ टिल्टेड है, ईस्ट की तरफ डाउन है और वेस्ट से थोड़ा सा उठा हुआ है। हम पढ़े तो यही रहे हैं कि प्लेट्यू जो होता है वो नॉर्मल लैंड से ऊपर की तरफ टिल्ट होता है, और यहाँ पर सीधी टिल्टेशन, ये कैसी है? थोड़ी सी स्लोपी, स्लोप बनी हुई है, तभी तो नदी वहां की तरफ जा रही है। द सेंट्रल हाईलैंड हैव मच विड्थ इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट। देखिए, जैसे हमने माउंटेन्स में पढ़ा था भैया, ये हमारे क्या आगे बच्चों? ये हमारे आगे सबसे ऊपर हिमाद्री माउंटेन्स। हिमाद्री माउंटेन्स भैया अगर हम वेस्ट की तरफ बात करें तो 400 किलोमीटर तक वाइड होते हैं, 400। और अगर हम ईस्ट की तरफ बात करें तो भैया सिर्फ 150 किलोमीटर वाइड रह जाते हैं। सेम इज द केस विद द पेनिनसुलर प्लेट्यू। क्या कहता है? द सेंट्रल हाईलैंड, पेनिनसुलर प्लेट्यू का सेंट्रल हाईलैंड का जो हिस्सा है बच्चों, हैव मच विड्थ इन दी वेस्ट। अब ये रहा हमारा सेंट्रल हाईलैंड। यहां पर भाई साहब, अब ऐसे तो आपको अच्छे से पता नहीं चलेगा, आप देखिए, इसको मैं गेम डाल लेता हूं। ये हमारी विड्थ है इस तरीके से, यहां इतना वाइड है भाई, यहां पर इतना वाइड है यहां पर, और मेरे बिल्कुल हाथ की शेप समझ लीजिए, समझ रहे आप? वेस्ट की तरफ क्या है? वाइड। ईस्ट की तरफ क्या है? आपस में चिपका हुआ, तो विड्थ क्या होती जा रही है? कम। अगर आपको मेरे हाथ से भी समझ नहीं आया, एक और तरीका देखिए, ये रहा वेस्ट, ये रहा ईस्ट। तो भैया यहां से विड्थ कुछ इस तरीके से थी, यहां पहुंचते पहुंचते विड्थ कम हो गई, समझ रहे हैं? वेस्ट की तरफ भाई इतना वाइड है, और ईस्ट की तरफ चलते चलते बिल्कुल चलते सिमेट्री से क्या हो गया? नैरो। यही तो कह रहा है, द सेंट्रल हाईलैंड हैव मच विड्थ इन द वेस्ट बट नैरोर इन द ईस्ट, नोन एज बुंदेलखंड एंड बघेलखंड। भाई मालवा प्लेट्यू के बाद छोटा नागपुर के बीच में बुंदेलखंड आएगा हमारे पास, और हमारे पास आएगा बच्चे बागेलखंड। ठीक है, ये दोनों जगहें जो बीच में पड़ती हैं दोनों के, छोटा नागपुर एट द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। तो भैया शुरू हुआ था मालवा प्लेट्यू से, और ईस्ट पे जाते जाते छोटा नागपुर पे जाकर के हमारे सेंट्रल हाईलैंड्स क्या हो जाएंगे? फिनिश हो जाएंगे बच्चे। इसी के साथ हमारा हिमालयन माउंटेन्स फिनिश हो चुका था, हमारा नॉर्दर्न प्लेन्स फिनिश हो चुका था। हमने शुरू किया था पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की हमने दो क्लासिफिकेशन देखी, एक तो अपर पोर्शन मान लीजिए, अपर पोर्शन अपनी याददाश्त के लिए रख लीजिए, अपर पोर्शन, लोअर पोर्शन। अपर पोर्शन कौन सा आ गया? सेंट्रल हाईलैंड्स। वो बच्चे अभी सेंट्रल हाईलैंड्स हम पढ़ रहे हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने क्या पढ़ा? सेंट्रल हाईलैंड्स में हमने पढ़ा कि भैया नॉर्थ पे है, नर्मदा रिवर के नॉर्थ पे मालवा और छोटा नागपुर दो चीजों से मिलकर के बना, लेकिन ज्यादा पोर्शन कौन कवर करता है? मालवा प्लेट्यू। फिर बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा आपने कि इसके नॉर्थ में विंध्या है, साउथ में सतपुरा, और नॉर्थ वेस्ट में अरावली है, और इसकी स्लोप जो है फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट है, जहां पर हमारी चार नदियां बहती है, चंबल, सिंध, बेतवा और केन। और उसके बाद बताता है कि सेंट्रल हाईलैंड जो है वो वेस्ट में थोड़े से क्या है? वाइड है, और ईस्ट जाते जाते उनकी विड्थ क्या हो जाती है? कम हो जाती है। और एंड में हमने बोला कि छोटा नागपुर इसका सबसे क्या है बच्चों? ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। तो इसी के साथ हमारा छोटा सेंट्रल हाईलैंड खत्म हो चुका है। अब हमारी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डेक्कन प्लेट्यू।
तो मुझे लगता है कि अगर हम डेक्कन प्लेट्यूज के साथ जोड़ते तो क्लास काफी लंबी हो जाती है और आपको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम उसका एक अलग लेक्चर बनाएंगे बच्चों। आई होप कि आज हमने जो पढ़ा होगा आपको समझ आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो लेक्चर अच्छा लगता है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेकर आएं, तो भाई क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। बच्चे हम कर रहे हैं क्लास 9 ज्योग्राफी का चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम इसमें काफी ज्यादा टॉपिक्स पढ़ चुके हैं और इस वक्त जो हम टॉपिक कर रहे हैं बच्चे वो है द पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू की डिविजन्स हमने 2 भागों में बांटी थी बच्चों। हमने बोला था जो ये नॉर्थ की तरफ जो हिस्सा रहता है इसे हम बोलते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स। बच्चों सेंट्रल हाईलैंड्स के बारे में बच्चों हम पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं साउथ की तरफ जो प्लेट्यू हमें मिलता है बच्चों, डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू की अगर बात करें, लैंडमास इन द ट्रायंगुलर शेप। बिल्कुल बच्चे, अगर आप देखें ना, ये परफेक्ट ट्रायंगल तो नहीं बनाता, बट अगर हम बात करें तो एक ट्रायंगुलर शेप की लैंडमास तो बनाता है डेक्कन प्लेट्यू। एरिया लाइंग साउथ टू द नर्मदा रिवर। हमने जब सेंट्रल हाईलैंड्स की बात की थी, हमने बोला था कि ये वो एरिया है जो नर्मदा रिवर के नॉर्थ में रहता है, और डेक्कन प्लेट्यू जो एरिया है बच्चों वो नर्मदा रिवर के साउथ में फॉल करता है। फिर बात करेंगे सतपुरा इन द नॉर्थ, महादेव, कैमूर हिल्स एंड मैकाल रेंज इन द ईस्ट। तो अगर हम डेक्कन प्लेट्यू के नॉर्थ की बात करें, यहां पर नॉर्दर्न बॉर्डर जो है वो सतपुरा रेंज बनाती है, और अगर हम ईस्ट की तरफ बात करें तो यहां पर हमारे पास आते हैं महादेव रेंज, कैमोर हिल्स और मैकाल रेंज बच्चों। ठीक है बच्चों, उसके बाद बात करते हैं डेक्कन प्लेट्यू इज आल्सो टिल्टेड टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे हमने पढ़ा था कि सेंट्रल हाईलैंड्स जो है वो ईस्ट की तरफ टिल्ट रहते हैं, तभी तो नदियां जो है वो वेस्ट से ईस्ट की तरफ बहती हैं। कहां पर? सेंट्रल हाईलैंड्स में। सिमिलर इज द केस विद द डेक्कन प्लेट्यू। डेक्कन प्लेट्यू में भी बच्चे जो हमारी लैंड सरफेस रहेगी वो टिल्ट रहेगी किस तरफ? ईस्ट की तरफ। इट्स एक्सटेंशन इज आल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट। अच्छा बच्चे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमने ये बोल दिया कि ये हमारा डेक्कन प्लेट्यू, ये हमारा सेंट्रल हाईलैंड है ना, यहां पर छोटा नागपुर पे खत्म हो जाता है और यहां पर जो डेक्कन प्लेट्यू यहां पर खत्म हो जाता है, बट नो, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है। इट्स एक्सटेंशन इज आल्सो फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट। अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें बच्चों, नॉर्थ ईस्ट की, यहां पर भी डेक्कन प्लेट्यू का एक छोटा सा पोर्शन देखने को मिलता है। सर ये कैसे पॉसिबल है? देखिए, यहां पर जो हुबली, गंगा रिवर वगैरह जो होती हैं वो क्या करती हैं, पार्टीशन कर देती हैं इस प्लेट्यू का, और जहां पर वो नदियां खत्म होती हैं उसके आगे हमें फिर से ये डेक्कन प्लेट्यू का थोड़ा सा पोर्शन जो है बच्चों देखने को मिलता है। कहां कहां देखने को मिलेगा? मेघालय में मिलेंगे हमें मेघालय प्लेट्यू, गारो, खासी और जयंती हिल्स हमें मेघालय में देखने को मिलती है बच्चों। कार्बी अंगलोंग प्लेट्यू एंड नॉर्थ कैचर हिल्स, ये बच्चे हमें नॉर्थ कैचर हिल्स हमें मिलती है असम के पास देखने को बच्चों। तो यहां पर भी हमने देखा ये थोड़ा सा एक एक्सेप्शन है कि डेक्कन प्लेट्यू जो है अगर उसकी हम ईस्ट की तरफ एक्सटेंशन की बात करें तो भाई वो काफी दूर जाकर के मिल रही है, उनको बीच में रिवर्स ने इसकी पार्टीशन करी, आगे जाकर फिर हमें क्या मिल रहा है? मेघालय प्लेट्यू मिल रहा है बच्चों। लेकिन यहां पर तो छोटा नागपुर में जाकर के इसकी ईस्टवर्ड एक्सटेंशन खत्म हो जाती थी, किसकी? सेंट्रल हाईलैंड्स की, बट इसकी तो देखिए कहां जाकर के खत्म हो रही है बच्चों? नॉर्थ ईस्ट में। वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स एंड मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स मार्क्स द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न एजेस रिस्पेक्टिवली। बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि भाई देखिए, वेस्ट की तरफ और ईस्ट की तरफ दो डिफरेंट चीजें हम पढ़ने वाले हैं जिसको नाम दिया गया है वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, है ना। तो वेस्ट की तरफ हमें मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट की तरफ मिलेंगे बच्चों हमें ईस्टर्न घाट्स। ये भी हमारा डेक्कन प्लेट्यू का ही एक फर्दर एक्सटेंशन रहेगा, हम इसको पढ़ेंगे डेक्कन प्लेट्यू में। द पेनिनसुलर प्लेट्यू में आपने पढ़ा कि हमारे पास पेनिनसुलर प्लेट्यू की 2 डिविजन्स हैं, एक डिवीजन है सेंट्रल हाईलैंड्स, एक डिवीजन है डेक्कन प्लेट्यू। अब डेक्कन प्लेट्यू के पास कहता है 2 डिविजन फिर से हमें देखने को मिलती है। वेस्ट वाली साइड में मिलता है बच्चों वेस्टर्न घाट्स और ईस्ट वाली साइड में मिलता है हमें बच्चों ईस्टर्न घाट्स। तो आई होप कि आपको डेक्कन प्लेट्यू का टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स की। इससे पहले कि हम वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट शुरू करें,
मैं आपको बता दूं कि हम चैप्टर कर रहे हैं द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, क्लास 9 ज्योग्राफी। हम उसमें टॉपिक पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू। हमने पढ़ा पेनिनसुलर प्लेट्यू की डिवीजन जो है बच्चों वो दो भाग में की गई है, सेंट्रल हाईलैंड्स और डेक्कन प्लेट्यू। फिर हम डेक्कन प्लेट्यू पढ़ते पढ़ते ये जानने को आते हैं कि डेक्कन प्लेट्यू भी जो है वो दो डिफरेंट कैटेगरीज में बांटा गया है, वन वेस्टर्न घाट्स और दूसरा ईस्टर्न घाट्स। आज हम वही टॉपिक करने वाले बच्चों, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट्स, अगर आप मैप को देखें तो आपको देखने को मिलता है कि वेस्टर्न घाट्स जो डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में है और ईस्टर्न घाट्स डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में है, तभी तो उनका नाम ही वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स है बच्चों। बोथ द घाट्स लाइज वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रिस्पेक्टिवली। यस, मैंने आपको ऑलरेडी ये पॉइंट बताया कि वेस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के वेस्ट में मिलेगा आपको और ईस्टर्न घाट डेक्कन प्लेट्यू के ईस्ट में मिलेगा बच्चों को। घाट क्या होता है? वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट, ये समझेंगे, पहले समझते हैं हम घाट क्या होता है। देखिए बच्चे, आपने माउंटेन तो पढ़ा हुआ है कि एक माउंटेन जो है, ये माउंटेन जो आप पढ़ के आए हैं कि ये माउंटेन रेंज होता है कॉन्टिन्यूसली, है ना। रेंज मतलब कॉन्टिन्यूस माउंटेन, पीक होता है ना, माउंटेन की हाइट होती है। अब देखिए, एक माउंटेन और दूसरा माउंटेन इसके नीचे, इन दोनों के बीच में एक यू शेप वैली क्रिएट होती है बच्चों। यू शेप वैली क्रिएट होती है, उसी को हम बोलते हैं बच्चे घाट्स। उसी को बोलते हैं बच्चों घाट्स। घाट मीन्स अ रेंज ऑफ माउंटेन हैविंग यू शेप एरिया बिटवीन देम। एक माउंटेन रेंज होगी, उन दोनों के बीच में यू शेप एरिया होगा, उसे हम बोलेंगे बच्चों घाट। अब वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स को पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अगर हम इन दोनों के बीच में डिफरेंशिएशन करके पढ़ते चलें विद द हेल्प ऑफ अवर मैप, तो काफी आसानी रहेगी आपको ये समझने में कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट्स क्या होते हैं बच्चों। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं वेस्टर्न घाट्स एंड ईस्टर्न घाट्स। वेस्टर्न घाट की बात करें, हम जो पॉइंट पढ़ेंगे उसको हम मैच करेंगे अपने मैप से। कॉन्टिन्यूज एंड कैन बी क्रॉस्ड थ्रू पासिस ओनली। देखिए, अगर हम यहां से शुरू करते हैं, ये स्टार्टिंग रेंज है वेस्टर्न घाट्स की और यहां पर खत्म हो रहा है, आप देख रहे हो ये कॉन्टिन्यूज रेंज बना रहा है, कॉन्टिन्यूज रेंज बना रहा है। जब हम इधर आएंगे हम देखेंगे डिसकॉन्टिन्यूज रेंज है ना, यहां से खत्म हो गया, यहां से खत्म हो गया, बट यहां पर क्या है बच्चों, एक कॉन्टिन्यूज रेंज है। ठीक है, और अगर आपको इस रेंज को पार करना है तो कुछ पासेस बनाए जाएंगे इसके ऊपर से, वहीं से आप इसको पास कर सकते हो, और कोई तरीका नहीं इसको पास करने का। एंड ईस्टर्न घाट्स आर डिसकॉन्टिन्यूज, इर्रेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स। क्यों ये डिसकॉन्टिन्यूज है? ये बताया कि रिवर्स वगैरह बीच में फ्लो करती हैं, और ये डिसकॉन्टिन्यूज है, इर्रेगुलर है। कहीं पर आपको काफी अच्छी रेंज देखने को मिलेगी, कहीं पर जो घाट्स की रेंज वो काफी कम रहने वाली है। हायर देन ईस्टर्न घाट्स, अब इन दोनों में कंपैरिजन करेंगे तो ये ज्यादा हायर है। इनकी हाइट जो रहने वाली है वो क्या है बच्चों, 900 से 1600 मीटर। देखिए, कंफ्यूज नहीं हो जाना, आपने पढ़ा हुआ है कि आप हिमालयंस जो है वो काफी हाइट कैरी करते हैं, फिर आपने नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यू। आपने बोला पेनिनसुलर प्लेट्यू का मतलब क्या होता है? एक ऐसी जगह जो तीन जगह पानी से घिरी हुई है, तीन तरफ से, वो पेनिनसुलर है, और जो लैंड मास जो है टेबल टॉप की तरह ऊंचा थोड़ा सा, तो उसे हम बोलते हैं प्लेट्यू, पेनिनसुलर प्लेट्यू। ऊंचा रहने वाला है, ऊंचा मींस हाइट तो होगी। अब वेस्टर्न घाट्स में हाइट क्या होगी, 900 से 1600 मीटर की, और इधर एवरेज हाइट क्या रहेगी, 600 मीटर। तो पहले लाइन में आपने यही तो लिखा कि ये इससे हायर है, बट ये हम ये नहीं बोल सकते हिमालयन माउंटेन से हायर है। बट अगर आप पहुंच जाओ कहां पर, सबसे ऊपर, रिकॉल करो हिमालयन माउंटेन्स, फिर इसको हम सबसे ऊपर वाला हिमालयन माउंटेन्स जिसको हम हिमाद्री कहते हैं, फिर हिमाचल, फिर शिवालिक। शिवालिक की भी तो एवरेज हाइट यही है, तो लगभग ये शिवालिक के रेंज की हाइट के बराबर रहते हैं, बट फर्क ये रहता है उसमें पीक रहता है, इसमें पीक नहीं रहेगा, इसमें टेबल टॉप रहने वाला है ना। तो हाइट कितनी रहती है, 900 से 1600 मीटर, और यहां पर एवरेज हाइट रहती है 600 मीटर। बच्चे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ते हैं। दे स्ट्रेच फ्रॉम तापी टू द साउथ ऑफ नीलगिरी हिल्स। अब हम बात करेंगे कि ये शुरू होती है तापी रिवर से। देखिए ये बच्ची, यहां पर आपको तापी रिवर देखने को मिलेगी। कहता है ये तापी रिवर से शुरू होते हैं और कहां तक जाते हैं, साउथ में नीलगिरी हिल्स से। देखिए यहां से शुरू हो रहे हैं ये, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट का नाम दे दिया तापी रिवर, कहां तक जा रहे हैं बच्चों, यहां तक, नीलगिरी हिल्स तक जा रहे हैं बच्चों। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी बात करें, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेच फ्रॉम महानदी वैली टू द नीलगिरी। देखिए महानदी वैली यहां मिलेगी आपको, महानदी वैली, यहां से ये शुरू होते हैं बच्चों, और ये कहां तक जाते हैं बच्चों, अगेन नीलगिरी तक। ठीक है बच्चों, फिर बात आती है हाईएस्ट पीक जो है वो हमारे वेस्टर्न घाट्स की, वो बच्चों अनाईमुड़ी। देखिए यहां पर मिलेगा आपको अनाईमुड़ी। अब यहां पर हाईएस्ट पीक क्यों है, ये भी इस पॉइंट में डिस्कस करेंगे। यहां पर मिलेगा अनाईमुड़ी, सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी है, वेस्टर्न घाट्स की। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक किसकी, ईस्टर्न घाट्स की, वो क्या मिलेगी बच्चों में, महेंद्रगिरी पर्वत। अब हाइट भी दे रखी है बच्चों, हाईएस्ट पीक अनाईमुड़ी की है 2695 मीटर और 2695, अगर हिंदी में नहीं समझ आया आपको तो। और अगर हम बात करें हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट्स की बच्चों, ईस्टर्न घाट्स की,
तो वो रहने वाली है बच्चों महेंद्रगिरी पर्वत 1501 मीटर। अगर हम अब ये डिफरेंस तो हो गया, अब एक पॉइंट और डिफरेंट का जो थोड़ा स्पेशल पॉइंट है वो क्या कहता है, ये जो हमारे वेस्टर्न घाट्स है ये ओरियोग्राफिक रेन लाने में मदद करते हैं। बट इस ओरियोग्राफिक रेन देखिए बच्चे यहां से जब मॉइस्चर वाला पानी जो है आपको पता है मूव करता है वेस्ट की तरफ से, अगर इंडिया में एंटर करता है पानी, वो जब वेस्ट से इंडिया की तरफ एंटर करता है बच्चों, तो यहां पर तो काफी ज्यादा ऊंचे रेंज रहने वाले हैं। और ये उस जो पानी आ रहा है हमारा मॉइस्चर से भरा हुआ पानी, वो ये रेंज जो आसानी से पार नहीं जाने देती, जिसकी वजह से वेस्टर्न घाट्स में भी काफी ज्यादा बारिश होती है। देखिए यहां पर हमें पता है यहां पर तो हमें काफी ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होती है हमारे। बट अगर हम बात करें वेस्टर्न घाट्स की जो ऊंचाई है कितनी है, वो 900 से 1600 मीटर, तो उसकी वजह से भी जो ओशन से हमें क्या मिलता है, मॉइस्चर वाला पानी वगैरह जो हवा कैरी करके आती है, वो जो वेस्टर्न घाट से टकराती है तो वहां पर रेन हो जाती है, और उसी रेन को बोलते हैं हम ओरियोग्राफिक रेन। हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, तो भैया यहां पर इसकी हाइट सबसे कम रहने वाली वेस्टर्न घाट्स की, और यहां पर सबसे ज्यादा हाइट इंक्रीजेस फ्रॉम नॉर्थ, दिस इज साउथ। तो यहां से यहां तक बढ़ते बढ़ते हाइट क्या होती है बच्चों, इंक्रीज होती जाएगी। तभी तो हमने बोला लाइमुड़ी कहां पर है, साउथ की तरफ सबसे बड़ी रेंज है इसकी। और यहां पर बात करें शिवारे हिल्स, जवादी हिल्स आर लोकेटेड टू द साउथ ईस्ट ऑफ इट। अगर हम बात करें तो यहां पर हमें तमिलनाडु में हमें मिलेंगे क्या, शिवारे हिल्स और जवादी हिल्स, जो दो एग्जांपल दे रखी है बच्चों ईस्टर्न घाट्स की। तो बच्चे वेस्टर्न घाट्स ईस्टर्न घाट्स क्या है, डेक्कन प्लेट्यू के ही दो डिफरेंट भिन्न अंग है, एक आपको मिलेगा वेस्ट की तरफ, एक मिलेगा ईस्ट की तरफ। और इसकी थोड़ा हाइट के बारे में आपको जानकारी दी गई है, स्टार्टिंग कहां होती है, खत्म कहां होती है, सबसे हाईएस्ट पीक क्या है, नॉर्थ से साउथ जाते हुए इसकी हाइट इंक्रीज होती जाती है, ये कॉन्टिन्यूज है, ये डिसकॉन्टिन्यूज है, डिसकॉन्टिन्यूज होते हैं नदियों की वजह से। ये सब कुछ आपको बता रखा है बच्चे इन पॉइंट्स में। तो ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और कोई भी अगर आप कल को कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी तैयारी करते हो तो इसका नॉलेज होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है बच्चों। तो आई होप कि आपको वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप सब हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी हम कोई न्यू वीडियो डालते हैं बच्चों तो सबसे पहले आपको उसकी जानकारी मिल सके। हम अपने चैनल पे बच्चों एसएसटी, साइंस, मैथमेटिक्स की काफी वीडियोस अपलोड करेंगे फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो जो बच्चे चाहते हैं कि वो ग्रास रूट लेवल से तैयारी करें अपने एग्जाम्स की, आने वाले बड़े एग्जाम्स की, तो बच्चे एनसीईआरटी के सबसे बेसिक्स है जिसका हम यूज करके आपको पढ़ाते हैं, ये आपको काफी हेल्पफुल रहने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में भी। तो आई होप कि आपने आज का वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा। अगले वीडियो के लिए हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 के ज्योग्राफी का चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हम अभी तक इसके 3 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स एंड द पेनिनसुला प्लेट्यू। आज हम पढ़ेंगे 4th फिजियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में, जो है हमारा द इंडियन डेजर्ट्स। इससे पहले कि हम इंडियन डेजर्ट शुरू करें बच्चों, जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं द इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट्स जिन्हें हम थार डेजर्ट्स भी कहते हैं, बिकॉज इंडियन डेजर्ट्स का नाम बच्चों थार डेजर्ट्स है। इंडियन डेजर्ट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। जब हमने पेनिनसुला प्लेट्यू पढ़ा था, हमने देखा था कि जहां पर हमारा सेंट्रल हाईलैंड्स है बच्चों, सेंट्रल हाईलैंड्स में जो हमारा मालवा प्लेट्यू होता है, बिल्कुल उसके साथ पे हमें अरावली हिल्स देखने को मिलते हैं। और ये पहली लाइन में कहता है कि इंडियन डेजर्ट्स लाइज टुवर्ड्स द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ अरावली हिल्स। तो अरावली हिल्स के वेस्ट की तरफ हमें क्या देखने को मिलेगा बच्चों, हमारे द इंडियन डेजर्ट दैट आर द थार डेजर्ट्स। बच्चे ये जो मैप में हमने मार्किंग की है थार डेजर्ट्स की, ये 2 स्टेट्स में हमारे थार डेजर्ट्स जो हमें देखने को मिलते हैं, एक राजस्थान है बच्चों और एक है गुजरात। इट इज एन अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन कवर्ड विद सैंड ड्यून्स। देखिए बच्चे अंडुलेटिंग सैंडी प्लेन्स, देखिए अंडुलेटिंग का मतलब है बच्चों ये इस तरीके से, ये अप डाउन इस तरीके से सैंडी प्लेन्स होते हैं हमारे थार डेजर्ट में। प्लेन जो आपको डेजर्ट्स में रेत देखने को मिलती है बिल्कुल प्लेन नहीं होगी ना, बिल्कुल एक मतलब हम बोल सकते हैं कॉन्टिन्यूटी नहीं है उसमें, वो क्या अप डाउन की शेप में हमको वहां देखने को मिलेंगे। और कवर्ड विद सैंड ड्यून्स, तो बच्चों ड्यून्स याद कीजिए, जब हमने पढ़े थे हमारे हिमालयन माउंटेन्स, हमने बोला था एक माउंटेन और दूसरी माउंटेन रेंज के बीच में एक जगह होती है जिसे हम डून कहते हैं ना, देहरादून। सिमिलरली जैसे वो 2 माउंटेन रेंज के बीच में जगह है, यहां पर भी बताता है कि यहां पर सैंड ड्यून्स है, मिट्टी के टीले बोल सकते हैं बच्चों, इस तरीके से ना मिट्टी के टीले बने हुए हैं, काफी ऊंचे टीले बने हुए हैं। आप
एक तरफ बिल्कुल प्लेन एरिया देखने को मिलेगा आपको, और उसी को चढ़ते चढ़ते आप जाओगे तो इस तरीके से यहां पहुंचोगे, उसके बाद फिर से आपको एक लो एलिवेशन देखने को मिलेगी। तो ये हमारे बच्चे क्या है, सैंड ड्यून्स के बारे में बताया हुआ। दिस रीजन रिसीव्स वेरी लो रेनफॉल बिलो 150 mm पर ईयर। तो भाई हमारे जो थार डेजर्ट्स है वहां पर सबसे कम रेनफॉल हमें देखने को मिलती है, दैट इज 150 mm पर ईयर। तो रेनफॉल काफी कम, बहुत कम, और उसी की वजह से नेक्स्ट लाइन हमारे पास आती है, द एरिड क्लाइमेट विद लो वेजिटेशन कवर। जब बच्चों वहां पर रेनफॉल नहीं होगी और रेत ही रेत है बच्चों, तो वहां पर हमें जो एरिड क्लाइमेट बताता है कि काफी ज्यादा खुरदरा सा, खुदरा वर्ड यूज कर सकते हैं, वो क्लाइमेट हमें वहां देखने को मिलता है। और वहां पर वेजिटेशन तो बच्चे ना के बराबर आने वाली है आपको, या बचपन से पढ़ते हैं 6-7 में आप ये पढ़ के आए हैं कि भाई हाँ, जो हमारे डेजर्ट्स वाले एरिया वहां पर कुछ भी हमें वेजिटेशन देखने को मिलती, तभी तो वहां पर हमें क्या देखने को मिलेंगे, ट्राइबल ग्रुप्स जो एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करते रहते हैं बच्चों, ठीक है। फिर स्ट्रीम्स अपेयर ड्यूरिंग द रेनी सीजन बट सून दे डिसअपेयर इनटू द सैंड्स एज दे डू नॉट हैव इवन इनफ वाटर टू रीच द सी। बच्चे बहुत अच्छा पॉइंट है। क्या है, अगर आप हमारे मैप की तरफ देखें तो जो हमारी बड़ी बड़ी रिवर्स जो फ्लो करती हैं, हम गंगा की बात करें, यहां से गंगा आएगी और बच्चे और यहां जाकर के वो हमारे बे ऑफ बंगाल में डिसअपेयर हो जाएगी। अगर हम बात करें यहां पर कृष्णा कावेरी की, तो बच्चे अगेन वो भी हमारे बे ऑफ बंगाल में आकर के डिसअपेयर हो जाएगी। अब कहता है यार यहां पर तो बारिश होती बहुत कम है, अगर हो भी जाए तो यहां पर जो स्ट्रीम्स बनती है बारिश की वजह से, जब जो स्ट्रीम्स कब दिखती है, जब बारिश होती है, जो स्ट्रीम्स जो होती है वो बस इतनी सी है कि यहां से चली और यहां खत्म हो गई, यहां से चली यहां खत्म हो गई, यहां से चली यहां खत्म हो गई। मतलब ये कहीं बड़ी सी में जाकर के मिलने का तो सवाल पैदा नहीं होता, बिकॉज पानी की मात्रा बहुत कम है और थोड़ी बहुत बारिश से जो स्ट्रीम्स बनेंगी भी वो हल्की सी थोड़ी सी जगह से चल करके आगे जाकर के खत्म हो जाती है, बिकॉज दे डू नॉट हैव इवन इनफ वाटर टू रीच द सी। रीच द सी तक पहुंचने के लिए बच्चे कोई वहां पर उनके पास इतना पानी नहीं है, बहुत कम पानी है। लूनी इज द ओनली लार्ज रिवर इन दिस रीजन। तो अगर हमें यहां पर कोई रिवर देखने को मिलती भी है तो इकलौती रिवर है, इसका नाम है लूनी, ये राजस्थान स्टेट में देखने को मिलेगी हमको। फिर बच्चे जो नेक्स्ट पॉइंट है काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट भी कह सकते हैं, और जो है इंडियन डेजर्ट्स का एक डिमार्केटेड फीचर भी है। क्या है बच्चे, बाचल्स। अभी हम समझेंगे बाचल्स क्या होता है। क्रिसेंट शेप्ड ड्यून्स कवर larger areas but longitudinal dunes become more prominent near the Indo-Pakistan boundary। अगेन बच्चे यहां पर भी ड्यून का इस्तेमाल हो, तो यस, ये जो बाचल्स है ये भी एक्चुअली में क्या है बच्चों, एक अनइवन सा एरिया होता है। जब एक जगह पर काफी ज्यादा सैंड बच्चों हमारे पास पड़ी हुई है, इस तरीके से ना सैंड पड़ी है, तो यहां से जब हवा आती है, यहां से जब हवा आती है वो हल्की हल्की सैंड को लेते जाएगी ना, क्योंकि जिस डायरेक्शन से आ रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अपने साथ वो सैंड को कैरी करेगी। ये तो नहीं है कि पूरा का पूरा जो टीला बना हुआ है सैंड का वो गिर जाएगा, नो। जो टीला भी यहां पर इतना ऊंचा था, अब हवा की वजह से वो यहां पर थोड़ा सा नीचे हो जाने वाला है बच्चों, यहां पर नीचे हो जाने वाला और यहां पर जाकर ऊपर हो जाने वाला है। तो कहता है जो डिफरेंट डिफरेंट शेप के हमारे सैंड ड्यूज में देखने को मिलते हैं, जो आज जहां पर ऊंचाई थी वहां पर डिप्रेशन आ चुका है, और जहां पर कल डिप्रेशन था वहां ऊंचाई आ चुकी है। कहता है ये जो चेंज आता रहता है, इसी को बच्चे उन्होंने बार्चन्स का नाम दिया हुआ है। और कहता है काफी ज्यादा बार्चन्स जो है वो हमें हमारे थार डेजर्ट में देखने को मिलते हैं, बट काफी बड़े बड़े बार्चन्स हमें कहां देखने को मिलेंगे बच्चों, इंडो पाकिस्तान बाउंड्री के पास। आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान के साथ हमारी पाकिस्तान की बाउंड्री लगती है बच्चों, तो उस जगह पर हमें सबसे ज्यादा थार डेजर्ट्स के ये जो बार्चन्स देखने को मिलते हैं। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में सबसे ज्यादा बार्चन्स हमें कहां देखने को मिलेंगे बच्चों, तो वो बच्चे जैसलमेर की बात करते हैं। तो बच्चे हम अभी तक 4 फीचर्स पढ़ चुके हैं अपने इंडिया के लैंडफॉर्म्स के। देखिए सबसे पहले हमने पढ़ा द हिमालयन माउंटेन्स, उसके बाद हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर हमने पढ़ा द पेनिनसुलर प्लेट्यू, और आज हमने खत्म किया बच्चों द इंडियन डेजर्ट्स। इंडियन डेजर्ट के बाद बच्चों हमारे पास 2 फिजियोग्राफिकल डिविजन हो रह चुके हैं बच्चों, द कोस्टल एरियाज और उसके बाद बच्चे द आइलैंड्स। कोशिश करेंगे वो दोनों हम एक सिंगल क्लास में कवर करें, नेक्स्ट क्लास में बच्चे मिलेंगे। अगेन जो बच्चे पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। टिल देन थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है योर्स लेवल अप में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर द फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। हमने जब ये चैप्टर शुरू किया था तो हमने देखा कि इंडिया के जो लैंड मासेस हैं वो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग फिजियोग्राफिकल डिविजन्स में बटे हुए हैं। हमने शुरू किया था द हिमालयन माउंटेन्स से, उसके बाद हमने पढ़ा द नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिर इंडियन डेजर्ट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों
हमारे कोस्टल प्लेन्स के बारे में। कोस्टल प्लेन्स पढ़ने के पहले हमें हल्का सा एक रिमाइंडर लेना होगा, बिकॉज आज अगर हम डायरेक्ट कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो कुछ बच्चों को समझ नहीं आएगा। अगर हल्का सा रिमाइंडर लेंगे तो काफी अच्छा रहेगा उनको आगे आने वाले सारे कंसेप्ट समझने में बच्चों। तो देखिए जरा ध्यान से, अगर हम बात करें यहां पर हमने पढ़ा हुआ है हिमालयन माउंटेन्स के बारे में, नॉर्दर्न प्लेन्स के बारे में, पेनिनसुलर प्लेट्यूज के बारे में, इंडियन डेजर्ट्स के बारे में। आज हम जिस पार्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं द कोस्टल प्लेन्स के बारे में बच्चों, वो कोस्टल प्लेन्स एक्चुअली जो हमारी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल इसके बिल्कुल साथ में जो इंडियन लैंड हमारी लैंड मासेस जो हमें देखने को मिलते हैं बच्चे, इसी को तो हम कोस्टल प्लेन्स कहते हैं बच्चों। यहां पर हमारे पास है बच्चों अरेबियन सी और यहां पर है बच्चों बे ऑफ बंगाल। ठीक है बच्चों, हमने पढ़ा था जब हम पढ़ रहे थे पेनिनसुलर प्लेट्यूज, हमने पढ़ा था यहां पर हमारे पास वेस्टर्न घाट्स हैं, यहां पर हमारे पास ईस्टर्न घाट्स हैं। ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं जो बच्चों कॉन्टिन्यूज है, और यहां पर हमारे ईस्टर्न घाट्स हैं जो बच्चों डिसकॉन्टिन्यूज है। अब वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में जो लैंड मास है, अभी हम पढ़ेंगे, एक एनसीईआरटी की बहुत अच्छी लाइन है कि ये जो हमारे कोस्टल प्लेन्स हैं ये ना सैंडविच हो चुके हैं। अब देखिए सैंडविच तो आप सबने कभी ना कभी देखा, कभी ना कभी खाया होगा। जैसे दो डिफरेंट ब्रेड के लेयर्स लगाए जाते हैं और बीच में कुछ भी रखा होता है, जो आप सैंडविच खा रहे हो ना, चीज सैंडविच खा रहे हो, टोमेटो सैंडविच खा रहे हो, व्हाटएवर। उसी तरीके से एक तरफ क्या देखने को मिलेगा आपको, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी, और उसके बीच में जो जगह, जो लैंड मास हमें देखने को मिलेगा बच्चों, वो हो जाएगा हमारा वेस्ट का कोस्टल प्लेन। और अगर हम ईस्ट की तरफ आ जाए तो हमारे ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में जो लैंड मास हमें सैंडविच हुआ वो दिखेगा बच्चों, वो हमारा क्या है, ईस्ट का कोस्टल प्लेन। चलो बच्चों शुरू करते हैं। द पेनिनसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। मैंने भी आपको बताया कि पेनिनसुलर प्लेट्यू के वेस्ट और ईस्ट में दो जगहें जो बिल्कुल अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साथ में जो लैंड एरिया पड़ता है उसको इसने डिमार्केट किया हुआ है कि ये क्या है, हमारे कोस्टल प्लेन्स। अगर हम बात करें वेस्ट में, तो वेस्ट में ईस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच वाली जगह, और ईस्ट में, माफ कीजिएगा, वेस्ट में वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच वाली जगह, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच वाली जगह। और यही तो मैंने बताया कि इसके और इसके बीच में जगह क्या है बच्चों, सैंडविच्ड है। वेस्ट की बात करेंगे तो वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में, ईस्ट की बात करेंगे तो ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में। अगर आपको अच्छे से याद रखना तो इसको हम वेस्टर्न घाट्स और इसे हम ईस्टर्न घाट्स बात करेंगे। वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में हमें जो जगह मिलेगी कोस्टल प्लेन्स, वो वेस्ट वाला कोस्टल एरिया है। और अगर हम यहां पर बात करें ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच वाली जगह में, वो हमारा ईस्ट वाला कोस्टल प्लेन है। यही लाइन आगे अगली लाइन में बिल्कुल परफेक्ट यही लाइन लिखी हुई सैंडविच वाली, आपकी एनसीईआरटी की एज इट इज लाइन है बच्चों। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी। अब हम बात करेंगे पहले वेस्ट की। वेस्टर्न कोस्ट, ये जो एरिया है बच्चों, ये हमारा वेस्टर्न कोस्ट का एरिया है। कहते हैं ये जो एरिया हमारा, ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच्ड है। अब बच्चों हम पहले सिर्फ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो बच्चों तीन हिस्सों में बांट दिए जाएंगे, नॉर्दर्न हिस्सा, सेंट्रल हिस्सा और साउदर्न हिस्सा। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने जब हिमालयन माउंटेन्स पढ़े थे, हमने जब नॉर्दर्न प्लेन्स पढ़े थे, हमने इवन जब डेक्कन प्लेट्यूज पढ़े थे, माफ कीजिएगा, जब हमने पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़े थे, तो हमने क्या किया, साथ साथ में उनके हमने जो डिफरेंट डिवीजन, डिफरेंट क्लासिफिकेशंस थी, वो हम पढ़ते गए साथ साथ में। इसमें अभी यहीं पर क्लासिफाई कर रहा है कि जो वेस्टर्न वाले कोस्टल प्लेन्स है वो 3 डिफरेंट डिविजन्स में बांटे गए, और जो हमारे ईस्ट वाले हम देखेंगे वो हमारे 2 डिफरेंट डिविजन्स में बांटे जाएंगे, नॉर्दर्न एंड साउदर्न। यहां पर बात करेंगे नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न, और यहां पर बात करेंगे तो नॉर्दर्न एंड साउदर्न। यहां पर 2 डिवीजन देखने को मिलेगी हमें ईस्ट वाली साइड पे, और वेस्ट वाली साइड पे हमें 3 डिवीजन देखने को मिलेंगे। चलिए बच्चे आगे करते हैं इसको। अच्छा एक बात और कि ये नैरो है, काफी पतला देखने को मिलेगा आपको, कौन सा, वेस्ट वाला साइड। द नॉर्दर्न पार्ट इज कॉल्ड कोंकण। अब यहां बात करते हैं, मैंने आपको बोला ये 3 हिस्सों में बांट दिया गया, नॉर्दर्न, सेंट्रल और साउदर्न। जो नॉर्दर्न पार्ट है बच्चों, इसे हम बोलेंगे कोंकण। और बच्चों ये मिलेगा मुंबई गोवा में। बच्चे मुंबई गोवा के एरिया में हमें क्या मिलता है बच्चों, कोंकण कोस्टल प्लेन का एरिया मिलता है। फिर हम बात करेंगे द सेंट्रल स्ट्रेच इज कॉल्ड द कन्नड़ प्लेन। सेंट्रल का नाम है बच्चे कन्नड़ प्लेन।
कर्नाटका में हमें देखने को मिलेगा। अगर हम बात करें साउदर्न पार्ट की, साउदर्न स्ट्रेच इज नोन एज मलाबार कोस्ट। बच्चे मलाबार कोस्ट बहुत इंपॉर्टेंट कोस्ट है, यहां पर काफी ज्यादा जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो है बाय शिप्स, बाय मींस ऑफ शिप्स यहीं से किया जाता है, और ये हमें मिलता है बच्चों केरल में देखने को। ठीक है बच्चों, ये हमारे 3 डिफरेंट डिविजन्स थे किसके, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के। सिमिलरली अगर हम बात करें ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स में पहले तो बात करेंगे जो प्लेन्स है जो बे ऑफ बंगाल और ईस्टर्न घाट्स के बीच में आते हैं वो हैं, और ये 2 डिफरेंट डिविजन्स में बांटे गए हैं बच्चों। जो नॉर्दर्न डिवीजन है बच्चों, द नॉर्दर्न पार्ट इज रेफर्ड एज द नॉर्दर्न सिरकार। ये बच्चे इसका नाम आएगा नॉर्दर्न सिरकार। और जो हमारा साउदर्न पार्ट है बच्चों, साउदर्न पार्ट, इसका नाम आता है बच्चे हमारे पास कोरोमंडल कोस्ट। बच्चों कोरोमंडल कोस्ट। तो बच्चे ये डिवीजन हो गए, बिल्कुल बिल्कुल इजी है कि हमारे जो कोस्टल प्लेन्स हैं या तो वो ईस्ट में देखने को मिलेंगे या तो वो वेस्ट में, माफ कीजिएगा, या तो वो वेस्ट में देखने को मिलेंगे या तो वो ईस्ट में देखने को मिलेंगे। अब बच्चों कोस्टल प्लेन्स हैं तो भाई वहीं पर होंगे जहां पर हमारे पास सी है और सी के साथ में लैंड मास है। दैट्स वाई यहां पर हमारे पास अरेबियन सी है, यहां पर भी कोस्टल प्लेन देखने को मिलेंगे। और अगर इस तरफ चलते हैं, इस तरफ हमारे पास बे ऑफ बंगाल है, तो यहां पर भी हमें प्लेन देखने को मिलते हैं। इस वाले प्लेन को हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देंगे और हम इस वाले प्लेन को हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन बोल देंगे। ये वेस्टर्न घाट्स और अरेबियन सी के बीच में सैंडविच हो चुके हैं और ये ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में सैंडविच हो चुके हैं। उसके बाद मैंने बोला ये 3 डिफरेंट डिविजन में बांटे गए हैं। सबसे ऊपर नॉर्थ वाली साइड हमें मिलती है बच्चों कोंकण रेंज, फिर हमें मिलती है सेंटर में कन्नड़ प्लेन्स और सबसे नीचे साउथ में हमें देखने को मिलता है मलाबार कोस्ट। और जब हम ईस्ट की तरफ आते हैं ये सिर्फ 2 ही डिविजन में बांटा गया। नॉर्थ वाली साइड में हमारे पास नॉर्दर्न सिकार है और साउथ वाली साइड में हमारे पास है कोरोमंडल कोस्ट। लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारे पास है लार्ज रिवर्स सच एज द महानदी, द गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी हैव फॉर्म्ड एक्सटेंसिव डेल्टा ऑन दिस कोस्ट। बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या कहता है, अगर हम बात करें महानदी की, महानदी जो है ये रिवर है और ये निकलती है बच्चे छत्तीसगढ़ स्टेट से, छत्तीसगढ़ स्टेट से निकलती है और ये सारी की सारी जो है बच्चों ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। ईस्ट फ्लोइंग रिवर जो बच्चे ये हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास है बच्चों वेस्ट, ये है बच्चों ईस्ट। तो कहता है महानदी, ये डायरेक्शन आ गई, ठीक है बच्चों। फिर कहता है गोदावरी, बच्चे गोदावरी जो है ये निकलती है बच्चों महाराष्ट्र से, ठीक है। ये हम बात करेंगे महानदी की, महानदी छत्तीसगढ़ से निकलती है। फिर कहता है गोदावरी, ये बच्चे निकलती है महाराष्ट्र से, ओरिजिनेट होती है। फिर बोलते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी अगेन इसी स्टेट से निकल रही है महाराष्ट्र से। और फिर मैं बात करता है बच्चों वो कावेरी की, कावेरी नदी जो है वो निकल रही है बच्चे कर्नाटका से, ठीक है बच्चों। तो कहता है ये चारों जो नदियां हैं कावेरी, ये चारों नदियां देख रहे हैं आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती है, इन्हें बोलते हैं ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। और ये चारों के चारों आप देख रहे हो यहां पर क्या है बच्चों, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, यहां पर आकर के ये मिल जा रही हैं। और आपको पता है जहां पर बहुत सारी नदियां मिलती हैं वहां पर वो क्या बनाती हैं, डेल्टा। तो ये चारों नदियां मिलकर के डेल्टा बनाती है। अब किस तरफ आके बना रही है बच्चों, हमारे कोस्टल प्लेन्स। कौन से वाले कोस्टल प्लेन्स में, ईस्टर्न साइड वाले कोस्टल प्लेन्स में ये क्या बनाती है बच्चों, डेल्टा। और एंड में जाकर कहां मिल जाती है, हमारे बे ऑफ बंगाल में। एक और याद रखना अपना पॉइंट, चिल्का लेक अलोंग ईस्टर्न कोस्ट। हमें यहां पर एक चिल्का लेक भी देखने को मिलेगी बच्चों हमारे ईस्टर्न कोस्ट में। चिल्का लेक जो है बात करेंगे हिंदुस्तान की, ये सबसे बड़ी एक ऐसी लेक है जिसमें मिश्रण रहता है, मिक्सचर किसका, सॉल्ट वाटर का। सॉल्ट वाटर कहां से आएगा, बे ऑफ बंगाल से। और फ्रेश वाटर का, फ्रेश वाटर कहां से आएगा, जो रिवर्स यहां से फ्लो कर रही है। और वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में जो है इसे लैगून भी कहते हैं बच्चों। पूरे वर्ल्ड में ये सेकंड रैंक पे लैगून आता है, कौन सा, चिल्का लेक। और अगर हम इंडिया की बात करें तो ये सबसे बड़ी लैगून रिवर है, मतलब ऐसी रिवर जहां पर आपको सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर दोनों का क्या मिलेगा बच्चों, कॉम्बिनेशन। तो ये भी कहां देखने को मिलेगा आपको, कोस्टल प्लेन्स में। कहां, ईस्टर्न साइड वाले कोस्टल प्लेन्स में, ठीक है। आई होप कि आप ये टॉपिक समझे होंगे। जो हमने बाकी फिजियोग्राफिकल डिविजन्स पढ़े थे वैसे ही ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन है, कोस्टल प्लेन्स। याद रखने का तरीका यह है कि हमने जब पेनिनसुलर प्लेट्यू पढ़ा था तो पेनिनसुला की बात की थी कि जहां पर 3 साइड पे हमें क्या मिलता है, पानी, है ना, अरेबियन सी, इंडियन ओशन और
और तीसरी तरफ बे ऑफ बंगाल। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करें तो यार ये तो बिल्कुल पानी के साथ वाली जगह है, सिंपल, पानी के साथ वाली जगह है, याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है। और पानी के साथ वाली जगह यहां पर हिंदुस्तान में दो जगह पे देखने को मिलती है आपको, एक वेस्ट वाली साइड सैंडविच बिटवीन वेस्टर्न घाट्स एंड अरेबियन सी, और एक ईस्ट वाली साइड सैंडविच बिटवीन ईस्टर्न घाट्स एंड बे ऑफ बंगाल। बस उसको तीन हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे हमने कोंकण रेंज बोला, कन्नड़ रेंज बोला, और क्या बोला हमने बच्चे, मलाबार कोस्ट, से दो हिस्सों में बांट दिया गया, जैसे हमने बोला नॉर्दर्न सिकार, और क्या बोला बच्चे हमने, कोरोमंडल कोस्ट। फिर उसके बाद चार नदियों के बारे में बताया कि यहाँ पर चार नदियां जो है वो आकर के क्या बनाती है, डेल्टा। चारों नदियां कहां से ओरिजिनेट होती है, वेस्ट वाली साइड से। तो जाती कहां पर बच्चों, ईस्ट वाली साइड पे, तो उन्हें क्या बोलते हैं हम, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स। फिर हमने एंड में बोला कि वहां पर एक चिल्का लेक हमको देखने को मिलती। तो ये सब फीचर्स थे बच्चे, कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे कोस्टल प्लेन्स के। अब हमारे पास बचा एक द आइलैंड ग्रुप्स। तो अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे द आइलैंड ग्रुप्स के बारे में बच्चों। आई होप कि आप सबको ये टॉपिक समझ आया होगा। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं, अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो अपडेट आए तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। थैंक यू। हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है यूएस लेवल अप में। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। अभी तक हम उसमें 5 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स के बारे में पढ़ चुके हैं, द हिमालयन माउंटेन्स, द नॉर्दर्न प्लेन्स, द पेनिनसुला प्लेट्यू, द इंडियन डेजर्ट और द कोस्टल प्लेन्स। आज हम पढ़ेंगे अपने 6th एंड द लास्ट फिजियोग्राफिकल डिवीजन के बारे में, जिसका नाम है बच्चों द आइलैंड्स। बच्चे जैसे हमने पेनिनसुला प्लेट्यू में पढ़ा था कि पेनिनसुला एक ऐसा एरिया होता है जिसके तीनों तरफ में हमें क्या देखने को मिलता है, पानी, है ना, तीनों तरफ में पानी। जब हमने बोला कि ये हमारे पास डेक्कन प्लेट्यू का एरिया है और यहाँ पर क्या है, हमारे अरेबियन सी है, यहाँ पर बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर इंडियन ओशन, तो तीन तरफ से कहां से घिरा हुआ बच्चों, पानी से। तो हम उसको क्या मान के चल रहे हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा पेनिनसुला। वैसे ही एक ऐसा पीस ऑफ लैंड जो चारों तरफ किससे घिरा हुआ है, पानी से, ऐसे पीस ऑफ लैंड को क्या बोलते हैं बच्चे हम, आइलैंड। अ पीस ऑफ लैंड दैट इज कवर्ड फ्रॉम ऑल द पाथ्स अराउंड इट विद वाटर इज नोन एज आइलैंड। हिंदुस्तान में जब हम आइलैंड की बात करते हैं तो 2 मेजर आइलैंड ग्रुप्स जो हैं हिंदुस्तान में, वो बच्चे हम देखते हैं। एक हमारे पास है लक्षद्वीप, एक हमारे पास है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि आइलैंड ग्रुप क्या होता है, क्या मिलेगा हमको आइलैंड में। क्योंकि देखिए बच्चे, वो एक ऐसी लैंड है जो मेन लैंड से अलग है, कुछ दूरी पर है मेन लैंड से, बट वहां पर भी लैंड है, चारों तरफ पानी जरूर होगा, बट बीच में क्या होगी बच्चों, लैंड होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, आइलैंड। वन ऑफ द आइलैंड ग्रुप इज लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मलाबार कोस्ट ऑफ केरल। हमने बच्चे पिछले टॉपिक में जब हमने द कोस्टल प्लेन्स पढ़ा, हमने देखा कोस्टल प्लेन्स में जो हमारे पास वेस्टर्न प्लेन्स थे उनको 3 हिस्सों में बांटा था। जो सबसे साउदर्न हिस्सा था वो हमारे पास क्या था बच्चों, मलाबार कोस्ट, यहां पर था बच्चों, केरल डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास क्या था, मलाबार कोस्ट। कहता मलाबार कोस्ट पे आपको के पास आपको क्या देखने को मिलेगा बच्चों, मलाबार कोस्ट के पास आपको देखने को मिलेगा लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। अब लक्षद्वीप आइलैंड को हम लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप इसलिए कहते हैं क्योंकि इट इज नॉट सिंगल आइलैंड बच्चे, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 36 डिफरेंट आइलैंड्स। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 36 डिफरेंट आइलैंड्स, इसीलिए इसे क्या बोलेंगे हम, लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप। ठीक है बच्चों, और ये मलाबार कोस्ट के बिल्कुल पास में हमको देखने को मिलता है। इसका ओल्ड नेम था बच्चे लैकेडिव, मिनिकॉय एंड एमिंडाइव, ये इसका पुराना नाम था, लेकिन 1973 में इसका नाम चेंज करके लक्षद्वीप रख दिया गया, है ना। अच्छा है ना, लक्षद्वीप थोड़ा इजी रहेगा। तो पहले नाम याद रखना, कई बार क्वेश्चन आ सकता है, सिंगल क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है वेरी शॉर्ट में, कि व्हाट वाज द ओल्डर नेम, द प्रीवियस नेम, एक्स नेम ऑफ किसका बच्चे, लक्षद्वीप आइलैंड का। तो क्या आएगा बच्चे, लैकेडिव, मिनिकॉय, एमेंडिव। ठीक है, और चेंज कब हुआ था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1973 में। अब लक्षद्वीप की बात करें तो भाई लक्षद्वीप में 36 आइलैंड ग्रुप्स हमें देखने को मिलते हैं। उसमें से जो इनका हेडक्वार्टर आइलैंड ग्रुप है बच्चे, वो हमारे पास कौन सा है, कवरती। क्योंकि मैंने अभी बताया इट इज नॉट अ सिंगल, ना 2 ना 3, कितने भाई 36 आइलैंड है। 36 आइलैंड में से किसी ना किसी को तो एक मान के चलेंगे ना कि वहां का जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस वगैरह वो कहां चलते हैं, वो चलते हैं भाई साहब कवरती में। कवरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ लक्षद्वीप। लक्षद्वीप में एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर कौन देखने को मिलेगा हमें, कवरती। अब लक्षद्वीप में कवरती तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है, तो इसके सिवा क्या मिलेगा हमें आइलैंड में। हमने हर जगह पे हर डिफरेंट फिजियोग्राफिकल डिवीजन में पढ़ा, इसकी क्या खासियत है, इसमें क्या मिलता है, क्या देखने को मिलता है। तो आइलैंड की अगर हम बात करें, लक्षद्वीप की बात करें, लक्षद्वीप में नंबर 1 तो हमें मिलेगी ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, खूबसूरती है।
पेड़ पौधों की खूबसूरती देखने को मिलेगी, जानवरों की खूबसूरती देखने को मिलेगी, लेकिन बच्चों उससे इंपॉर्टेंट यहां पर है एक पिटी आइलैंड, जगह का नाम है पिटी आइलैंड, विच इज अनइनहेबिटेड, मतलब वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है। अनइनहेबिटेड मतलब वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं रहती है। जगह का नाम है पिटी आइलैंड, और वहां पर हमें क्या देखने को मिलती है बच्चे, एक बर्ड सेंचुरी। उसका नाम है पिटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी, क्योंकि पिटी आइलैंड में वो है, और बर्ड सेंचुरी तो नाम ही क्या दे दिया बच्चे, पिटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी। इसमें खास बात क्या याद रखने वाली है कि पिटी आइलैंड बर्ड सेंचुरी बनाई गई है, वहां पर बर्ड्स वगैरह रहते हैं, लोग देखने भी जाते होंगे, बट वो क्या है बच्चों, अनइनहेबिटेड, वहां पर ह्यूमन पॉपुलेशन रहती नहीं है। ठीक है, ये हमारे लक्षद्वीप की बात करी हमने। इसके बाद हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार की। अगर आप ध्यान से देखें, मैंने दो डिफरेंट ग्रुप बनाए, और ऊपर वाले को अंडमान का नाम दिया और नीचे वाले को निकोबार का इंटेंशनली दिया, ताकि आप समझो कि यहां पर भी आइलैंड ग्रुप्स हैं, और नॉर्दर्न जो पार्ट है इस आइलैंड का, नॉर्दर्न पार्ट, उसे हम बोलते हैं बच्चे अंडमान, और जो साउदर्न पार्ट है उसे हम बोलते हैं निकोबार, और जो दोनों मिल जाते हैं तो बन जाते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान एंड निकोबार आर बिलीव्ड टू बी द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। अब ये माना जाता है कि ये एक्चुअली में क्या है, जो ये लैंड हमें यहां देखने को मिलती है, जिसको हम अंडमान एंड निकोबार के नाम से जानते हैं, एक्चुअली में ये लैंड क्या है, ये म्यांमार से निकल करके यहां पर माउंटेन, म्यांमार की माउंटेन रेंज है बच्चों, मैंने नाम मेंशन किया, अराकनियोमा, म्यांमार की माउंटेन रेंज है। म्यांमार यहां पर आपको पता, यहां से नीचे आएंगे तो ये म्यांमार का साउथ है। म्यांमार के जो माउंटेन रेंज है म्यांमार के साउथ वाली साइड, वो एक्चुअली में पानी में डूब चुकी है। देखिए, अंडमान एंड निकोबार आर बिलीव्ड टू बी द एलिवेटेड पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। जो माउंटेन्स डूब चुके हैं उसका ऊपर थोड़ा हल्का सा पानी से बाहर निकला हुआ पोर्शन माना जाता क्या है, अंडमान एंड निकोबार। अंडमान निकोबार आर बिलीव्ड टू बी द एलिवेटेड पोर्शन, उठा हुआ, हल्का सा उठा हुआ पोर्शन है, पानी से ऊपर की तरफ उठा हुआ है। कौन से वाले माउंटेन्स का, अराकनियोमा, जो कि म्यांमार के माउंटेन रेंजेस का नाम है, और वो माना जाता है कि वो माउंटेन रेंजेस पानी में डूब चुकी हैं, उसका कुछ पोर्शन बाहर आ चुका है, वो क्या है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार। अगेन यहां पर भी हमें काफी ज्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, किसमें, फ्लोरा एंड फाउना में, पेड़ पौधों में, जानवर में। एक पॉइंट और, इट इज वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। जो अंडमान एंड निकोबार है इक्वेटर के बहुत ज्यादा क्लोज है, और जो एरिया इक्वेटर के क्लोज होता है वहां पर काफी ज्यादा डाइवर्स हमें बच्चे क्लाइमेट देखने को मिलता है, और जहां पर काफी ज्यादा डाइवर्स क्लाइमेट देखने को मिलता है बच्चे, वहां पर हमें मिलते हैं थिक फॉरेस्ट कवर, क्योंकि जितनी ज्यादा डाइवर्सिटी होगी उतनी ज्यादा रेन होगी, उतने ज्यादा डिफरेंट हमें मौसम देखने को मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा बच्चों, जो फॉरेस्ट कवर होगा कहां का, अंडमान एंड निकोबार का, घने जंगल, वहां पर काफी ज्यादा घने जंगल पाए जाते हैं। सवाल ही आता है ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिटी ऑफ द अंडमान एंड निकोबार क्लाइमेट। और उसमें डाइवर्सिटी क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द इक्वेटर। एक और पॉइंट बच्चों, अगर आप देखो यहां पर मैं लिखा है बैरन आइलैंड, तो बैरन आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में एक आइलैंड का नाम है बैरन आइलैंड, और ये नाम मेंशन क्यों किया है, बिकॉज ये स्पेशल है। स्पेशल क्या है कि अगर हम पूरे इंडिया की बात करें कि क्या पूरे इंडिया में कहीं पर भी हमें एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस। अंडमान एंड निकोबार में बैरन आइलैंड में हमें हिंदुस्तान का इकलौता एक्टिव वॉल्केनो देखने को मिलता है, बिकॉज आपको पता है ये यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इंडिया का पार्ट है, और अगर अंडमान एंड निकोबार के बैरन आइलैंड में हमें क्या देखने को मिलता है, एक एक्टिव वॉल्केनो, तो हम ये कह सकते हैं कि यस इंडिया में भी एक्टिव वॉल्केनो है, बिकॉज अंडमान निकोबार लक्षद्वीप ये दोनों क्या है, आइलैंड ग्रुप में। लेकिन बच्चे किसका हिस्सा है, इंडिया के, तो यस इंडिया का एक्टिव वॉल्केनो जो हमें देखने को मिलता है वो कहां देखने को मिलता है बच्चे, बैरन आइलैंड में। और वो बैरन आइलैंड कहां पर है बच्चों, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड ग्रुप में। तो बच्चे ये थे आपके 6 के 6 फिजियोग्राफिकल डिविजन्स जो इस चैप्टर में हमको पढ़ने थे, फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। तो बच्चे आई होप कि आप सबने ये वीडियो लेक्चर एंजॉय किया होगा, और ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है आपको अच्छे से समझ आया होगा। तो जो बच्चे हमारे चैनल में पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आते हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपडेट आपके सामने आए तो आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। थैंक यू।